हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है अर्जुना बैच में आप सभी के? बढ़िया हो बेटा, एकदम मजे में हो? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा जी। क्या मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है बेटा? जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा बढ़िया करके पहुंच रही है? सारा कनेक्शन बढ़िया, एकदम फिट, मामला हिट। हाँ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो तुम सब लोग? बढ़िया हो? बिल्कुल सर, बढ़िया हैं, मस्त हैं। ग्रेट, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं हमारे साथ और बहुत अच्छा लगता है बेटा जब तुम लोग विश करते हो, मैसेज करते हो, प्यार देते हो अपना, बहुत अच्छा लगता है। शाबाश। इंडिया जीत गई सर, हाँ बेटा इंडिया जीत गई। बहुत बढ़िया। चल बेटा, तो आज हम लोग नया हफ्ता लेके आ गए हैं, नया वीक और नया जोश। फुल एनर्जी के साथ रेडी रहना है अपने को। आज हम लेक्चर नंबर 11 करेंगे स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन के बस अब दो लेक्चर हैं, आज और कल। बस 2 दिन की कहानी बची है, वो भी स्ट्रेट लाइंस में। आज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की हम बातें करेंगे। बाकी डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर मैंने बेटा दे दिया तुमको, आई होप मिल गया है बेटा। डिटर्मिनेंट्स कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डिटर्मिनेंट्स का देखो, मैंने तुम्हें लक्ष्य वाला पार्ट ही शेयर कर दिया था। वैसे 12th में जब तुम जाओगे डिटेल में कराया जाएगा डिटर्मिनेंट्स चैप्टर। बट अभी के लिए मैंने तुम्हें हल्का फुल्का डिटर्मिनेंट बता दिया है बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में होता क्या है, कई सारे क्वेश्चंस में जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कहीं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लग के डिटर्मिनेंट की बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है भाई? हाँ, कंप्लीटेड सर, शाबाश। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है बेटा, कर लेना आज, जरूर कर लेना। एटलीस्ट डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन तो सीख लो, क्योंकि उसकी वजह से एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, वो मैं करवा दूंगा फिर तुम्हें। बाकी एरिया वाला जो था फंडा, वो मैंने वहीं पे बता दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिलेट कर दिया था डिटर्मिनेंट्स में। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में उस लेक्चर में मैंने बता दिया था। यस सर, कंप्लीटेड डिटर्मिनेंट्स, इजी था सर, बहुत बढ़िया। अरे 12th आसान ही है, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। 11th पढ़ने के बाद जब तुम 12th पढ़ोगे ना, अगर तुमने 11th अर्जुना से पढ़ ली बढ़िया तरीके से, बस अपनी किसी तरह बेटा नैया पार लगा ली, गाड़ी खींच खींच के एंड तक ले गए, अगर तुमने इतना भी कर लिया 11th में, तो बेटा 12th तुझे बहुत आसान लगेगी, ट्रस्ट मी। 12th सिर्फ टफ होने लगती है। जो 11वीं में होते हैं ना, जो बेटा शुरू में छोड़ के बैठ जाते हैं, अरे भाई बैकलॉग हो गया, नहीं कर पा रहा ये वो, और फिर जाके 12th में दोबारा से बेटा उनका, हाँ, उनका चार्जर, फास्ट चार्जर लगाया जाता है प्लग से, तो एनर्जी आ जाती है कि यार अब दोबारा से जोश आ गया, अब पढ़ूंगा। फिर उन्हें दिक्कत आती है, क्योंकि 11th में उन्होंने जितना पढ़ सकते थे उतना नहीं पढ़ा। बट तुम लोगों ने अगर 11th ढंग से कर ली, ठीक ठाक, मतलब ढंग से कर ली का मतलब, एटलीस्ट अगर तुम्हारे बैकलॉग भी है डीपीपी के मॉड्यूल के, तुमने क्लासेस भी ढंग से कर ली हैं, मिनिमम, बेयर मिनिमम, देख डीपीपी वगैरह प्रैक्टिस लगा ले, बहुत अच्छी बात है, बट बेयर मिनिमम अगर क्लासेस भी ढंग से अटेंड कर ली, 12th बहुत आसान लगेगा। हाँ। हाँ, ठीक है भाई। तो 12th रिलेटिवली इजी होती है मैथ्स में, ऐसा ही है, फैक्ट है। अच्छी बात बताई ना, देख मजा आया कि नहीं? दिल को कितना सुख मिला होगा तुम्हें, मुझे पता है ये बात सुन के। 11th से ज्यादा इजी है 12th की मैथ्स, ये फैक्ट है, फिजिक्स भी एक्चुअली। हाँ, बट 11th जिसने बेटा, 11th थोड़ी सी टफ है, जिसने ये पार लगा ली, तो समझो कि भाई 12th में फिर तुम ठीक ठाक कर ही लोगे। मेनली है 11th, देख जिसने 11th अच्छे से कर ली, उसका जेई प्रिपरेशन ऑलमोस्ट बढ़िया होगा। हाँ सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, दिल को सुकून मिल गया। हाँ। केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री में तो बेटा देख, कोई मैक्सिमा नहीं, कोई मिनिमा नहीं होता, फ्लैट लाइन चलती है। हाँ, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, कांस्टेंट लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी, वाई इक्वल टू कांस्टेंट लाइन चलती है केमिस्ट्री की मेरे हिसाब से तो। हाँ, मैथ में आते हैं मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग चैप्टर में, समझा ना? सर कैलकुलस, हाँ कैलकुलस, देख कैलकुलस टफ तभी लगेगी अगर 11वीं में बेटा नैया पार नहीं हुई है। अगर 11वीं गोल है तेरी, ट्रिग्नोमेट्री गोल है, और बेसिक मैथ गोल है, लॉग गोल है, गोल मतलब सर्कल वाला गोल नहीं बेटा, गोल मतलब गायब। अगर ये सब तूने अच्छी तरह नहीं पढ़े हुए तो कैलकुलस टफ लगेगी। अगर ये सब ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ, लॉगरिदम्स, ठीक है, रिलेशन फंक्शंस, ये सब ठीक ठाक पढ़े हुए हैं, कैलकुलस इजी लगेगा। हाँ, ठीक है भाई। चल बेटा, तो स्टार्ट करें।
हाँ सर, केमिस्ट्री की स्लोप जीरो है। हाँ बेटा जीरो है केमिस्ट्री की स्लोप, कोई रेट ऑफ चेंज नहीं है उसमें, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम सा ही तो होता है केमिस्ट्री। मुझे तो ऐसा लगता है यार, देखो। हाँ अच्छा सर जी। ओके बेटा जी। इंटीग्रेशन। हाँ बेटा, ट्वेल्थ में चल रहा है अभी, इंटीग्रेशन ही चल रहा है लक्ष्य में। ठीक है, शुरू में टफ लगता है इंटीग्रेशन, बट अभी के यार तुमने जो भारी भारी भरकम चैप्टर पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर और पीएनसी बायनोमियल, हाई लेवल का कितना पढ़ा दिया तुम्हें, कर दिया, उससे तो बहुत आसान लगेगा बेटा इंटीग्रेशन। हाँ, और एक और बढ़िया बात यह है कि तू स्कूल में भी बिल्कुल सेम है। अभी देखो 11th में क्या है, अगर एनसीईआरटी को मैं एक बेस मान के चलूं, तो एनसीईआरटी से काफी ज्यादा बेटा हम डिविएट हो जाते हैं, है ना, किसी भी चैप्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री लो, एनसीईआरटी वाली चीजें करी, बट उससे बहुत हाई फाई चीजें भी हमने लगानी पड़ी हमें। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, एनसीईआरटी करी, बट बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी हमने उसके करी। ट्वेल्थ में ऐसा नहीं है। ट्वेल्थ में तेरा 80% चीजें जो जेई में है वो एनसीईआरटी में भी है, सिर्फ 20% हमें एक्स्ट्रा उससे बाहर निकल के जाना है कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग। बाकी क्वेश्चन तो ज्यादा करेंगे ही टफ लेवल के, बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 20% ही डेविएशन है ट्वेल्थ में। 11th में तुम्हें पता ही है बेटा, 11th में तो मतलब एनसीईआरटी बेटा शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है एक चैप्टर की। हाँ, अभी स्ट्रेट लाइंस में तो चलो फिर भी था, सर्कल में तो एक एक्सरसाइज दी हुई है बस, अब हमें तो सर्कल लगेंगे 10 लेक्चर करने में। हाँ सर, आपका जो इजी है वो हमारा टफ हो जाता है और आपका जो टफ है वो इजी हो जाता है हमारा। अच्छा चलिए, अच्छी बेटा, इसका मतलब ये है कि जो मैं टफ बोलता हूँ ना, उसको तुम करते हो बहुत सीरियसली होके कि हाँ यार सर ने बोला है टफ है, ढंग से करना है। और जो मैं बोलता हूँ इजी है, उसमें बेटा तुम ढीले पड़ जाते हो, तुम्हें लगता है अरे सर ने तो इजी बोल दिया, अब क्या है, अब तो आराम से पढ़ूंगा अब तो मैं फिर बेटा वो टफ हो जाता है। समझ गया ना तू, खरगोश और कछुए वाली कहानी हो जाती है तेरे साथ। हाँ चल बेटा, स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करें। अच्छी अच्छी बातें कुछ, मजा आ गया, दिल में खुशी सी लहर उमंग सी दौड़ी। जिन बच्चों ने बेटा 11th की बर्बाद करी है अभी तक, बर्बाद मत करो, एटलीस्ट किसी तरह से बस गाड़ी में बैठ के किसी तरह कोने तक, स्टेशन तक पहुंच जाओ, एंड तक। ठीक है, ताकि 12th में तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। चल बेटा, स्टार्ट करें। हाँ, चश्मा कहाँ है सर? यही है भाई, यही है। रोटेशन तो इजी है सर, तो मैंने कब बोला बेटा टफ है मैंने तो ये बोला था कि मुझे नहीं आता था हाँ ठीक है भाई, चल अब स्टार्ट करें। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 में स्ट्रेट लाइंस में क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं। पिछली क्लास में हमने एंगल बाइसेक्टर्स पढ़े थे, आज स्ट्रेट लाइंस में हम एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। बहुत बहुत मजेदार चीज बताऊंगा तुम्हें, प्रॉपर गजब कॉन्सेप्ट है ये, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो पहले ये सीखेंगे, उसके बाद बेटा हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस शुरू कर देंगे। स्ट्रेट लाइंस अपना मोरलेस खत्म हो गया है, बस एक कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी रह गई है, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं डिटर्मिनेंट पढ़ा है नहीं पढ़ा है तुमने, तो कल बता दूंगा वो एक। बाकी तो अब हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इसके आगे पढ़नी है, तो ये स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक कह लो। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे आज हम, कल भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, और फिर बेटा सर्कल शुरू हो जाएगा परसों से। ठीक है, हाँ। रॉन्ग है सर? अच्छा, शाबाश बेटा, तूने थोड़ा जल्दी बोल दिया। सर पिछली क्लास का तो कुछ नहीं है। नहीं बेटा, पिछली क्लास का कुछ खास यूज नहीं होने वाला। सर डिटर्मिनेंट के नोट्स बनाए क्या? बना ले भाई, बना ले। हाँ बना ले। हम्म, चल बेटा स्टार्ट करें। हाँ, क्या रॉन्ग हो गया बेटा जी क्या रॉन्ग हो गया? आते के साथ ही तू रॉन्ग हो गया हम्म, सर आज डिटर्मिनेंट की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट की जरूरत कुछ नहीं है। हाँ, स्पेलिंग, किसकी स्पेलिंग गलत हो गई भाई? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सही तो है यार, तुम ऐਵੇਂ ही यार मजे ले रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, दो तरह की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुन ले, देख पहले 10 मिनट बड़े बहुत ज्यादा बेटा मैक्सिमम आने वाला है, वरना टफ लगेगा तेरे को, उसके बाद क्लास इजी हो जाएगी। शुरू के 10 मिनट थोड़े से टफ लग सकते हैं, अगर तुम बेटा मस्ती मजाक के मूड में ही रहे तो। सुन लो क्या है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नंबर 1। क्या मतलब है सर इसका, देखो गिवन है हमें 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन सेम साइड ऑफ एल। तो क्या क्या दिया हुआ है, हमें एक लाइन एल दी हुई है, ऐसी मर्जी बना लो ये लाइन एल, और 2 पॉइंट्स दिए हैं ए और बी जो इस लाइन के सेम साइड पर हैं, ठीक है। डेटा क्या क्या गिवन है बेटा, एक लाइन गिवन है एल और 2 पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी। सर आप लक्ष्य वालों को क्यों डांटते हो इतना भाई 12th में है ना वो, हाँ तो उनको थोड़ा सा टाइट करके रखना पड़ता है ना भाई, क्योंकि बेटा उनका तो जेई है ना इस साल, तुम्हारे पास तो है समय, अभी तो तुम बच्चे हो नन्हे मुन्ने वो तो नहीं है, हाँ इसलिए। चलो भाई जल्दी से ध्यान से देखेंगे, हाँ सेम साइड से सेम साइन से चेक कर लेंगे हम ए एंड बी सेम साइड है या नहीं। तो डेटा क्या क्या गिवन है, एक लाइन एल एक ए और बी। अब यार पढ़ाने दे यार, अब देख मस्ती मजाक बंद, हाँ अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। P point on the line L is such that PA plus PB is minimum। तो मतलब फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन में तुम्हें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट P ढूंढना है लाइन L के ऊपर कि सच दैट PA प्लस PB, ऐसा इस पे कोई ऐसा पॉइंट P ढूंढना है। कोई बहुत सारे हजारों ऐसे बन सकते हैं, देखो P कहीं पर भी हो सकता है, P कहीं पर भी हो सकता है बेटा, है ना। हमें P इस तरह से लेना है कि PA प्लस PB का जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। PA प्लस PB का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू, सम ऑफ टू डिस्टेंसेस PA एंड PB का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमें ऐसा पॉइंट चुनना है, ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है P को कि PA प्लस PB मिनिमम हो जाए, ठीक है भाई। तो मैं अब जनरल केस हटा देता हूं, एक कंडीशन कहीं ले ली, चलो ये वाली, कि यहां पे सपोज PA प्लस PB मिनिमम हो रहा है, तो P के कोऑर्डिनेट्स भी बनाने हैं हमें और डिस्टेंस मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ गए अब क्या है, गिवन है जो जो बेटा मैंने नीले रंग से लिखा है, A पॉइंट B पॉइंट और L लाइन, ये तीन चीजें गिवन है, और A एंड B क्या है, सेम साइड पर हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, PA प्लस PB मिनिमम रख के ऐसा पॉइंट P ढूंढना है लाइन L पे सच दैट PA प्लस PB मिनिमम हो जाए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो कॉन्सेप्चुअली देखेंगे कैसे। तो PA प्लस PB मिनिमम होने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट P कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनो। पॉइंट P इज कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन L एंड AC। व्हाट इज AC, वेयर C इज इमेज ऑफ पॉइंट B इन L। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहे हैं कि अभी लॉजिक समझाऊंगा, ठीक है, लॉजिक समझाऊंगा कि आप क्या करो, B की इमेज ले लो इस लाइन में L में, ठीक है, ऐसे B की इमेज ले ली हमने, मान लो ये आ गई, ये आ गई C, ठीक है, B की इमेज आ गई C। तो बोल रहे हैं P जो पॉइंट होगा ना वो होगा जो L और AC का कॉमन पॉइंट है, यानी ये है AC को ज्वाइन कर दो और L का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट P बनेगा। क्यों सर, अभी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा, बट पहले क्या याद रखना है वो समझ ले। समझ गया क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर PA प्लस PB मिनिमम चाहिए तो B की इमेज लेके यहां ले आओ, C बना दो और AC लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हैं, और लाइन L की दी हुई है तुम्हें, तो यानी दोनों को सॉल्व करके P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, अभी देखना कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इमेज का एप्लीकेशन है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज नथिंग बट एप्लीकेशन, येट अनदर एप्लीकेशन ऑफ इमेज। कैसे कैसे सर, ये क्या बात हो गई, ये कैसी बात है कि PA प्लस PB इसी पे क्यों मिनिमम आएगा, अभी देख दिखाता हूं तुझे, अभी दिखाता हूं, देख चल। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, B की इमेज कुछ मान लेते हैं C, ये है मान लो C, ठीक है, ठीक है सर। अब एक काम करिए, एक काम करिए, सब लोग केयरफुली देखेंगे, प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। PC को ज्वाइन कर दो और AC को भी अभी ज्वाइन कर दो, मान लो कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि PB और PC बराबर हैं, क्या PB और PC बराबर हैं, सोच के बताइए, क्या PB और PC बराबर हैं। सर एक ही नहीं ले सकते क्या इमेज, अबे एक ही भी ले सकता है, किसी भी एक की ले ले, एक की इमेज लेके उधर ले जाओ और दूसरे के साथ ले ले, A और B से क्या फर्क पड़ता है, वो तो नाम है बेटा।
मतलब ये है कि दोनों पॉइंट सेम साइड पे है, एक की इमेज लेके इधर ले जाओ, इसके साथ जो कॉमन पॉइंट आएगा वही पी होगा, वो प्रूव कर रहा हूं मैं। हाँ, ए की इमेज भी ले सकता है, ए और बी में क्या रखा है बेटा, तेरे को क्या पता कौन सा ए है कौन सा बी, कोई सी भी एक पॉइंट की इमेज लेके इधर ले आ, बस ये बोल रहा हूं। हाँ हाँ सर, ये बोल सकते हैं पीबी इक्वल टू पीसी, क्योंकि ये इमेज था, याद करो। हाँ, सीपीसीटी सर, सीपीसीटी ये वाला इसके बराबर होता है इमेज में, ये एंगल वैसी 90, एक साइड कॉमन, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बन गए ये वाले, तो पीबी इक्वल टू पीसी होगा। शाबाश, सीपीसीटी की वजह से पीबी इक्वल टू पीसी होगा। चलो, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पीए प्लस पीबी मिनिमम चाहिए था। ठीक है, अब ध्यान से प्रूफ देखना भाई, ध्यान से देखना, प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। हाँ, क्या है प्रूफ, अब देखो, छोड़ दो अभी के लिए प्रूफ छोड़ दो, मैं क्या कह रहा हूं, ट्राइंगल पीएसी को जरा देखो, इन ट्राइंगल पीएसी, इन ट्राइंगल पीएसी, ठीक है सर, पीए प्लस पीसी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एसी होता है ना। देख, ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो यही कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में पीए प्लस पीसी ग्रेटर देन इक्वल टू एसी होगा, है ना भाई, और इक्वल टू, ठीक है, पीए प्लस पीसी ग्रेटर देन इक्वल टू एसी होगा। हाँ, इमेज है इसलिए बी, ये वाला कुछ पॉइंट एम मान लो, बी एम और एम सी बराबर होंगे, और ये 90 हो गई, इमेज है परपेंडिकुलर बनती है, और ये कॉमन साइड हो गई पीएम, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए सीपीसीटी की वजह से पीबी इक्वल टू पीसी हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल पीएसी में क्या लगाया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई, दैट सम ऑफ टू साइड्स पीए और पीसी का सम जो है एसी से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू कब आएगा, जब ट्राइंगल नहीं बनेंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देख ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, पीसी की वैल्यू तो अभी मैंने बताई क्या है, पीसी की वैल्यू तो पीबी है सर, तो पीसी की जगह पीबी रख देता हूं, तो पीएस प्लस पीबी ग्रेटर देन इक्वल टू एसी हो गया। समझ गए, मैंने पीसी की जगह पीबी डाल दिया, क्योंकि पीसी और पीबी तो बराबर हैं, तो पीए प्लस पीबी क्या आ गया हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू एसी आ गया बेटा, यानी पीए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, पीए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू, पीए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू हो गई सर एसी हो गई, एसी हो गई, देखो, क्योंकि पीए प्लस पीबी क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू एसी, यानी एसी से बड़ा या उससे बराबर, तो मिनिमम वैल्यू तो एसी हो गई ना भाई। अगर मैं बोल दूं कि x प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो मिनिमम वैल्यू 2 ही तो हो गई, वही तो बोला, वैसा ही कुछ कर दिया कि पीए प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू एसी। और सोचो, ये इक्वल टू का साइन कब आता है, ट्राइंगल के अंदर इक्वल टू का साइन आ गया, मतलब ए पीए प्लस पीबी इक्वल टू एसी कब होगा, दो साइड्स का सम, पीए प्लस पीसी एसी कब होगा, जब ये तीनों ऐसे पिचक जाएगा, ट्राइंगल बेटा ये पिचक जाएगा, यानी तीनों पॉइंट्स को लीनियर हो जाएंगे। ये सब पढ़ा होगा बेटा तुमने कि अगर कोई 3 साइड्स है ट्राइंगल की, 2 3 5 ऐसा हो गया, तो 2 प्लस 3 बराबर 5 है ना, यानी इसका सम इसके बराबर है, तो ऐसे में तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं ट्राइंगल के अंदर। इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड देन कोलिनियर हो जाते हैं। सो पीए प्लस पीबी मिनिमम एंड इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए पी सी आर कोलिनियर। ट्राइंगल इनइक्वालिटी जिसमें लगाइए कोलिनियर, तो ऐसे पिचक जाएगा, ये पी पॉइंट ऐसे ही हो जाएगा, इसी तरह से ये बन जाएगा, ताकि पीए प्लस पीसी बराबर एसी हो जाए। तो यही तो मैंने बोला था कि अगर आप मिनिमम चाहते हो तो पी पॉइंट क्या होना चाहिए, एसी के ऊपर ही लाई करना चाहिए। वही चीज प्रूफ कर दी बेटा मैंने, वही चीज मैंने प्रूफ कर दी। ठीक है भाई, हाँ, क्या ये बात क्लियर हो गई है, कैसे मैंने किया कि भाई सम ऑफ टू साइड, दोबारा से सुन लो मैंने क्या लॉजिक लगाया है। मैं पहले तो तुम्हें याद क्या करना है, ये बात याद रखो, तुम्हें याद ही रखना है, अगर 2 पॉइंट्स दिए कि साइड पे, और मैंने बोला कि भाई पी, एक लाइन दी है एल, उस पे एक पॉइंट लो पी, सच दैट पीए प्लस पीबी मिनिमम आ जाए। पीए प्लस पीबी मिनिमम कब आएगा, तो उसका लॉजिक मैं क्या बता रहा हूं, एक पॉइंट की इमेज ले लो, सपोज बी की इमेज ले ली सी, सपोज ए की ले ले सी, कोई भी ले ले, ठीक है, तो ए सी ज्वाइन कर लो, जिसकी इमेज नहीं ली उसे, और इमेज को ज्वाइन कर लो, और एल के साथ इंटरसेक्शन जो निकालोगे यही वाला पी पॉइंट होगा, जो कि मैंने बोल दिया मिनिमम के लिए, क्योंकि वो ट्राइंगल ही नहीं बनना चाहिए। तो पी ए सी जब कोलिनियर हो जाएंगे, तो जो ट्राइंगल तुम्हारा ऐसे बन रहा था, ये पी ए सी का, ये एक तरह से ऐसे पिचक जाएगा, पी पॉइंट यहीं पर उठकर आ जाएगा मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए ये लाइन ऐसी बन जाएगी, ये समझ लो। ठीक है भाई, इस तरह से बन जाएगी वो लाइन कोलिनियर। ठीक है भाई,
सर स्लाइड में गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है दोस्त? हाँ, तो स्लाइड में बस ये लिखा हुआ है बेटा कि ये तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताई है फॉर 3 पॉइंट्स पीएबी, पीए प्लस पीबी ग्रेटर देन इक्वल टू एबी होता है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन पीएबी आर कोलिनियर। ये तुम्हारे को मैंने 10वीं वाली ट्राइंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट लिख के दे दिया है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, हाँ डिलीटेड था सर, डिलीटेड था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट जो है तेरा वो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ सर फिर तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, यही तो बात है बेटा, ट्राइंगल नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि मुझे मिनिमा चाहिए, या इक्वल टू, ग्रेटर की जगह इक्वल टू का साइन है, यानी ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा पीएसी, यानी वो कोलिनियर हो जाएंगे। होने दे, क्या दिक्कत है, ट्राइंगल कोई बनाना जरूरी थोड़ी है। हाँ समझ गए? तो ये वाला टॉपिक, ये चीज मत देखो, ये तो मैं तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखी है तुम्हारे लिए। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड, अगर 3 पॉइंट्स होते हैं पी ए बी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ एसी होगा, अरे भाई वो तो अपने फॉर्मूले में एसी है, वो तो लिख तो दिया, यहाँ ऊपर लिख दिया वो तो, बट ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का। लॉजिक लगा बेटा थोड़ा? हाँ सर आपने कॉम्प्लेक्स में बताया था, हाँ ट्राइंगल इनइक्वालिटी का थोड़ा इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स में किया था। फिर वही बात यार, काफी सारे लोग अपना दिमाग लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सर यहां एसी होगा। अबे यार ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट लिखा है, तो इसको एक्स वाई जेड कर ले, पीएबी की जगह एक्स वाई जेड कर ले, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स जेड, ऐसे लिख ले, ठीक है। हाँ, पीएबी की जगह वो एक स्टेटमेंट, वो जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चल अब देख इसको बिल्कुल ऐसे ही। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नंबर 2। अभी मुझे पता है तुम्हारे पेट में थोड़ा बहुत दर्द रह गया होगा, अभी इसको लेके लास्ट में जाके क्लियर होगा जो दर्द है ना, कि सर जो फील नहीं आई, फील आएगी अभी लास्ट में जाके, रुक जा, दोनों प्रॉब्लम बताने थे, उसके बाद जाके फील भी आ जाएगी बेटा तुझे। चल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नंबर 2, पहले 2 पढ़ेंगे, फिर 2 तुम खुद से निकाल लोगे क्या होंगे, ठीक है, 4 बनेंगी एक्चुअली, ध्यान से सुनेंगे। हाँ ठीक है भाई, तो मैंने इसमें भी अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी लिखी हुई है, बाद में रोना मत कि सर ये क्या है, नीचे ट्राइंगल इनइक्वालिटी का दूसरा फॉर्म लिखा है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थर्ड। यार मुझे याद आ रहा है कॉम्प्लेक्स में करा है, पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स में समझाया, फिर तू चिल्ला चिल्ला के यार मेरी एनर्जी वेस्ट करवा रहा है सेम चीज समझवाने में। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में बताया तो था कॉम्प्लेक्स में सारा कुछ। हाँ हाँ, इधर आ जा बेटा, इधर आ जा, क्या है दूसरा ऑप्टिमाइजेशन, कह रहा है 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन सेम साइड ऑफ एल। अच्छा फिर से इस बार क्या है, एक लाइन एल है और इसकी सेम साइड पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है सर, और इस तरह से एक पॉइंट पी लेना है, पी इज अ पॉइंट ऑन एल। अब इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट लेना है, अब इस लाइन पर ऐसा पॉइंट लेना है कि पीए माइनस पीबी मैक्सिमम होगा। देख भाई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नंबर 1 में पीए प्लस पीबी मिनिमम था, यहां पीए माइनस पीबी मैक्सिमम है, यहां पर क्या है, पीए माइनस पीबी बेटा मैक्सिमम है, ठीक है। तो अब क्या करेगा देख, पहले तो क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, पहले सर आप इसकी इमेज लेके जाते थे और खट से ट्राइंगल को बंद कर देते थे। अब तूने इमेज नहीं लेनी, ऑप्टिमाइजेशन नंबर 2 में इमेज नहीं लेनी, ठीक है। ठीक है सर, तो क्या करना है, तूने डायरेक्ट इस ट्राइंगल में, डायरेक्ट इस ट्राइंगल में ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देनी है। ये जो ट्राइंगल पीएबी है इसी को लेके बेटा डायरेक्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दे। सर पिछले में इमेज ली, इसमें डायरेक्ट क्यों, अभी सब समझ आ जाएगा, देख ध्यान से देख। इन ट्राइंगल पीएबी, इन ट्राइंगल पीएबी, ट्राइंगल पीएबी में देख, पीए माइनस पीबी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड होता है ए बी के बराबर, राइट। तो पीए माइनस पीबी की मैक्स वैल्यू क्या है, पीए माइनस पीबी की मैक्स वैल्यू हो गई ए बी, तो पीए माइनस पीबी की मैक्स वैल्यू हो गई ए बी। और कब होगा, जब ये तीनों ऐसे कोलिनियर बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो मतलब होगा क्या कि ये जो पॉइंट पी होगा ये वहां से उठ के बेसिकली ऐसे आ जाएगा। समझो, समझने की कोशिश करो कि पीए माइनस पीबी मैक्स ए बी कब होगा, जब पी पॉइंट इसी के आगे कहीं यहां हो जाएगा, इसी लाइन पे तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर हो जाएंगे, राइट। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पीए माइनस पीबी इज मैक्सिमम, देन पॉइंट पी इज कॉमन टू लाइन एल एंड ए बी, ए बी को ही एक्सटेंड किया लाइन एल के साथ, वो जहां जाके मिली वही आपका होगा।
ठीक है भाई। हाँ, मॉड क्यों लिया है सर? क्योंकि पता नहीं है पीए बड़ा है या पीबी बड़ा है, इसलिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, डिफरेंस में क्योंकि पता नहीं ना पीए बड़ा या पीबी, इसलिए मॉड लगाया हुआ है। सो डिफरेंस ऑफ टू साइड मैक्सिमम कब होता है? थर्ड साइड के बराबर। अब सवाल एक ये आ सकता है कि सर आपने इसमें तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वहीं पे लगा दी सीधे सीधे, और इसमें इमेज लेके लगाई, ऐसा क्यों किया? है ना भाई, तुम्हारे भी माइंड में आ रहा होगा ये कि सर पहले वाले में इमेज हमेशा लेंगे क्या, दूसरे वाले में नहीं लेंगे क्या, कब क्या रटना है क्या नहीं करना सर हमें कैसे पता? सब समझ आएगा। अभी देख, इधर देख, इधर देख। तो देख मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब इस वाले में मैंने इमेज लेके बेसिकली क्या किया, मैंने डायरेक्ट नहीं लगाई, ध्यान से सुनेंगे। इसमें मैंने पॉइंट बी की इमेज लेके उन्हें ऑपोजिट साइड बनाया। ठीक है, ए और बी पहले तो सेम साइड थे, बट एक की इमेज करके मैंने ए और सी को ऑपोजिट साइड करके मैंने इमेज लगाया। ठीक है, हाँ सर इसमें आपने क्या किया, इसमें कोई इमेज नहीं ली आपने, इसमें सीधे सीधे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी। अब ऐसा क्यों करा? है ना, ये डाउट आ रहा होगा ना? नहीं सर मैं समझ गया, शाबाश तू अगर समझ गया तो। देख बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, एक बात बताओ, पीए प्लस पीबी एसी के बराबर कब होगा? सोचो, ध्यान से सुनना। पीए प्लस पीबी एसी के बराबर तब होगा जब पी बीच में आएगा। देख जब ऐसे इस ट्राइंगल को ऐसे बंद करेंगे तो पीए प्लस पीसी एसी तो तभी होगा ना जब पी बीच में आएगा। पी बीच में आएगा, इसलिए मुझे ए और सी ऑपोजिट साइड में रखने पड़े, क्योंकि अगर मैं पीए प्लस पीसी, ये देख पीए प्लस पीसी को अगर एसी रखना चाहता हूं, पीए प्लस पीसी को, कहां गया, पीए प्लस पीसी को एसी रखना चाहता हूं, तो मुझे बेसिकली पी को बीच में रखना पड़ेगा। बट इधर इधर देखो, मुझे इधर क्या चाहिए, पीए माइनस पीबी को पीबी माइनस पीए ए बी रखना है, तो मुझे पी इसमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर डिवीजन चाहिए, यानी बाहर चाहिए ए बी के। ये फर्क है बेटा, इसके अंदर मुझे मुझे क्या चाहिए था, पी को अंदर रखना है ए सी के, इसलिए मैं उसकी इमेज लेके उधर ले गया, अंदर कर दिया, राइट, ताकि ये वाली चीज बन जाए। बट डिफरेंस में पीबी माइनस पीए आप देख सकते हो, ए बी कब होगा, जब पी बाहर की तरफ होगा ए बी के। तो इसलिए इस वाले में मुझे उसको सेम साइड में रख के सीधे सीधे लगा दी, ताकि पी ऑलरेडी बाहर का एक्सटर्नल डिवीजन बन जाए, ए बी सेगमेंट के अंदर ना आए। समझ गए? तो पहले वाले में बेसिकली ऐसे, बस इतना याद रख लो तुम कि इसमें मुझे ऑपोजिट साइड चाहिए होते हैं। ठीक है, बट मुझे तो सेम दिए हैं, तो मैं इमेज लेके उसे ऑपोजिट बना देता हूं। क्या करता हूं, इमेज लेके एक पॉइंट की ऑपोजिट बना देता हूं। बट इस वाले में मुझे सेम ही साइड चाहिए होते हैं, तो मैं कोई इमेज नहीं लेता, सीधे मैं सेम साइड में ही ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूं। अब तू खुद सोच, दो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और बन जाएंगी कि नहीं, इनका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट। समझा क्या बन जाएंगी? देख क्या करेंगे कि इस वाले में अभी तुम्हें क्या दिए थे, 2 पॉइंट सेम साइड पर दे दिए थे, अब तुम्हें क्या कह दे देंगे, 2 पॉइंट्स ऑपोजिट साइड पर दे देंगे पहले से ही। पहले से क्या करेंगे कि तुम्हें 2 पॉइंट्स, ये लाइन एल दे दी, और इस बार ए और बी सेम साइड ना देते हुए ऐसे दे दिए ए और बी। ठीक है, और अगर अब तुम्हें पहले से ही ऑपोजिट साइड पे दे दिए हो तो तुम चेक कर लोगे पावर डाल के, पॉइंट डाल के, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन की सेम साइड सेम साइन वाला फंडा लगा के। तो अगर ऑपोजिट पहले से दे दिए तो अब इसमें इमेज मत लगाना, इसमें सीधे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा देना। समझ गया ना? कि अब अगर ऐसा होता और मुझे बोला जाता है इस लाइन पे एक पॉइंट पी निकालो सच दैट पी ए प्लस पी बी मिनिमम है, तो सीधे ही मैं खट से इनको ज्वाइन करके निकाल देता, मैं कोई इमेज नहीं लेता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 हो जाएगी तुम्हारी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नंबर 3, जब ए और बी ऑपोजिट साइड पर दिए हैं और पी ए प्लस पी बी मिनिमम चाहिए। ठीक है, और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम 4 ही हो जाएगी कि अगर तुम्हें ए और बी ऑपोजिट पर दिए हैं और पी ए माइनस पी बी मैक्स चाहिए, तब तुम इमेज ले लेना इस वाले में, फिर तुम्हें इसमें इमेज लेनी पड़ जाएगी। समझ गया ना? समझ गया कॉन्सेप्ट की नहीं? कि भाई अगर इसमें मैंने अभी तो इमेज नहीं ली थी, पी ए माइनस पी बी वाले में इमेज अभी नहीं ली थी, क्यों? क्योंकि अभी तो सेम साइड पे थे, मुझे सेम ही चाहिए होते हैं इसमें। हाँ, बट अगर मैंने अब तुझे ऑपोजिट साइड पे देके दे दिए, कहां गया, ऑपोजिट साइड पे दे दिए, तो पहले इसकी सपोज इसकी इमेज लेके नीचे ले आ, एक ही बात है, ए की इमेज ए डैश निकाल ले, ए की इमेज ए डैश निकाल ले, और ए डैश और बी को ज्वाइन करके ट्राइंगल इनइक्वालिटी, मतलब ए डैश बी के साथ जो इंटरसेक्शन होगा पी तुम्हारा यही वाला आएगा। तो यहां पे तुम्हें इमेज लेनी पड़ जाएगी किसी एक पॉइंट की, उसे सेम साइड लाने। समझ गया ना? बस इतना सा फंडा बेटा, इतना सा फंडा। ठीक है, तो बस इसमें इतना सा याद रखो कि इसमें पी ए प्लस पी बी में, तो पूरी कहानी का संक्षेप क्या है कि पी ए प्लस पी बी में
पी ए प्लस पीबी में मिनिमम में वी वांट ऑपोजिट साइड, हम ऑपोजिट साइड चाहते हैं। सेम दिए होंगे तो हम इमेज लेके बना देंगे, डायरेक्टली ऑपोजिट दिए तो बहुत अच्छी बात है। बट पी ए माइनस पीबी में, पी ए माइनस पीबी मैक्स में वी वांट सेम साइड। सेम दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑपोजिट दिए, इमेज लेके सेम बना दूंगा, बस इतना सा। समझ गया कि नहीं समझ गया? हाँ समझ गया। अभी देख और अच्छी तरह क्लियर आ जाएगा, जिसको भी जरा सा भी डाउट रह गया सवाल लेके तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में तुम क्या करोगे, बस जो दो पॉइंट्स दिए हैं, तो सवाल आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। देख पी ए प्लस पीबी मिनिमम, पी ए माइनस पीबी मैक्स, यही दो चीजें पूछ सकते हैं। हाँ सर केस वन में पीएबी में क्यों नहीं लगा रहे? वाह 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 बेटा, अभी तो समझाया तुझे कि हमें अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे केस वन में, पीएबी में कहां गया, पीएबी में डायरेक्ट लगा देंगे तो जो पी आएगा वो एबी के एक्सटीरियर आ जाएगा। हमें पी को उसके अंदर चाहिए, पी को अंदर चाहिए, इसलिए पहले इमेज इधर लेके पी अंदर बना। अंदर क्यों चाहिए? ताकि पी ए प्लस पीबी एसी के बराबर बन जाए, तभी तो बन पाएगा जब वो अंदर का पॉइंट होगा। कॉमन सेंस लगा यार, अगर तेरे को मैं बोल रहा हूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू बड़ा वाला लाइन होगा ना, यानी बीच में आएगा वो वाला पॉइंट पी। दैट्स वाई। क्लियर हो गया है? सर नहीं समझ आया सर, कोई बात नहीं। अब जिन ट्यूबलाइट लोगों की हमारी अभी तक नहीं जली है लाइट, उनके लिए क्वेश्चन के थ्रू बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ध्यान से देखो। हाँ तो मैंने तुझे क्या बताया, तुझे बस ये समरी याद रखनी है कि भाई अगर पीए प्लस पीबी मिनिमम चाहेंगे तो तुझे उन्हें पॉइंट्स को ऑपोजिट साइड करने की कोशिश करनी है। अगर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इमेज लेके कर दे। अगर पीए माइनस पीबी मैक्स है तो हम सेम साइड चाहते हैं, अगर सेम साइड दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑपोजिट दिए हैं तो इसमें इमेज ले लेना ऐसे। चल इधर देख, चलो क्वेश्चन के थ्रू अपने आप अभी सब समझ आ जाएगा तुम्हें। इधर देखो, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम 1,5 एंड टचेस द लाइन दिस x प्लस वाई इक्वल टू 2। एक आदमी है भाई तुम्हारी तरह, हाँ, जो 1,5 से चला और इस लाइन पे कहीं छूता है एट P एंड रीचेस पॉइंट B, और वो कहीं B पर जा रहा है फाइनली। समझ गए? एक आदमी ने यहां से शुरू किया, इस लाइन में कहीं जाके टच करना है उसे P पॉइंट पे, और कहीं जाके गया वापस। और आप ऐसा चाहते हो कि पी ए प्लस पीबी मिनिमम हो जाए, तो पहले तो पोजीशन पता लगाओ। ऐसे मत मानो कि सेम साइड है, सेम साइड है या नहीं ये पता लगाना तो सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। 1,5 इसमें डाला, देखो 1,5 डाला तो पॉजिटिव आया ना, 2,9 डाल के भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी सेम साइन आ गया। यानी पॉइंट्स कैसे दिए हैं बेटा? सेम साइड ही दिए हुए हैं। समझ गया कि नहीं समझा? हाँ, क्योंकि बेटा दोनों पॉइंट्स लाइन में डाल रहा हूं तो दोनों से ही पॉजिटिव मिल रहे हैं, यानी कि ये लाइन के कैसे हैं, दोनों सेम साइड वाले पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले तुझे ये पता लगाना है सेम साइड होगा, हाँ ना भाई, सेम साइड है, शाबाश। और मुझे पी ए प्लस पीबी में क्या चाहिए होता है? मुझे तो ऑपोजिट साइड चाहिए होता है, तो मैं किसी एक की इमेज लेके ऑपोजिट साइड कर दूंगा। इसकी इमेज ले ले सपोज, ठीक है, इसकी इमेज लेके ऑपोजिट साइड कर दो। तुम इसकी भी इमेज ले सकते थे, एक ही बात है, किसी भी एक पॉइंट की इमेज लेके बी डैश या सी लिख लो, कोई भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो जल्दी से इमेज निकालते हैं। तो इमेज ऑफ बी निकाला जाए, इमेज ऑफ बी, तो x माइनस 2/2a, इमेज का फॉर्मूला भाई याद होना चाहिए, इज माइनस ऑफ, पॉइंट को लाइन में डालो 9/2, तो यहां से इन दोनों को इक्वल किया, x की वैल्यू बन गई -7, इन दोनों को इक्वल किया, राइट, और इन दोनों को इक्वल किया तो y की वैल्यू बन गई 0, तो -7,0, शाबाश, -7,0 आ गया। इमेज का कोऑर्डिनेट -7,0 आ गया बेटा। ठीक है सर, अब क्या करना होता है? बस अब तो हमें पता है इस AC को जोड़ते हैं तो जो AC लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही वाला P होता है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो P निकालना है तो कुछ नहीं करना बेटा, AC लाइन लिखकर इस लाइन के साथ सॉल्व कर देते हैं। हाँ, तो बस इक्वेशन ऑफ AC लिख डालो, इक्वेशन ऑफ AC 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं, y माइनस 0 इक्वल टू 5 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस -7 8,
x माइनस एक्स प्लस 7, तो y इक्वल टू 5/8 इंटू एक्स प्लस 7, तो 8y इक्वल टू 5x प्लस 35। 8y इक्वल टू 5x प्लस 35 हो गया। क्या चीज? इस लाइन AC की इक्वेशन, इसको x प्लस वाई इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व कर दो, इसको बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 2 के साथ, इस लाइन AC को सॉल्व कर दीजिए इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 के साथ। ठीक है भाई, तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स यहां डाल दो, तो 8 इंटू 2 माइनस एक्स, y की जगह डाल दिया मैंने 5x प्लस 35, 5x प्लस 35, तो 16 माइनस 8x इज 5x प्लस 35, तो 8 5 13x इज 16 माइनस 35 माइनस 19। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 19/13। y भी निकल आएगा 2 माइनस एक्स, 26 प्लस 19/13, 45/13। ऐसा कुछ हो गया बेटा, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स, सॉरी p के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट सिचुएशन में निकल कर आ गए। देख लीजिए, माइनस 19/13, 45/13। क्लियर है सबको? ऐसे PA माइनस PB मैक्सिमम, PA माइनस PB मैक्सिमम चाहिए अब मुझे। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है सबको? सिंपल सा फंडा है भाई, देख सिंपल, इतना याद कर लो। अब जिनको अभी तक दिमाग में नहीं घुसा, इतनी देर से यही चीज समझा रहा हूं, आधे घंटे से, अभी भी नहीं घुसा तो याद कर ले। PA प्लस PB मिनिमम के लिए अगर सेम साइड है, एक को दूसरी साइड ले जा, इमेज लेके खत्म, इसको कोलिनियर कर दे, खत्म। और PA माइनस PB मैक्स के लिए सेम साइड ही रखना होता है, ऑलरेडी सेम साइड है तो सीधे इस लाइन को जोड़ दे। AB की कोई इमेज लेने की जरूरत नहीं है, AB की इक्वेशन लिखो और इसके साथ सॉल्व कर दो, बस खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट के लिए बेटा सीधे तुम इक्वेशन ऑफ AB लिख लोगे, क्योंकि इमेज लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिखेंगे। पहले तो स्लोप लिख लेता हूं, स्लोप ऑफ AB 9 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, तो 4/1, 4 हो गई स्लोप, स्लोप हो गई बेटा 4, तो y माइनस y1 कोई भी ले लो 5 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1, तो y इक्वल टू 4x प्लस 1, y इक्वल टू 4x प्लस 1 हो गई। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे क्या ये बात समझ आ गई है? और अब इसको सॉल्व कर दो y इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 के साथ, यानी इसको x प्लस वाई इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व कर दीजिए। y को 2 माइनस एक्स डाल दो, 4x प्लस 1, सो 5x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/5, y की हो जाएगी 2 माइनस 1/5, 9/5, सो 1/5 9/5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाने चाहिए। समझ गया भाई? अब पूरी समरी समझ आ गई है, क्लियर हो गई है भाई? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अब कर लेगा, आई होप कर लोगे बेटा। अभी मैंने सेम साइड दिए हैं, डीपीपी में दे दूंगा, ऑपोजिट साइड होंगे, पहले से चेक कर लेना। ऑपोजिट हो तो पहले में इमेज मत लगाना, दूसरे में इमेज लगा देना, बस खत्म बेटा कहानी। अब इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा बता? आधे घंटे से चिल्ला रहा हूं बेटा जो मैं, हाँ, वो इजी लग रहा है अब तुझे कि नहीं लग रहा है? आई होप ये बात तुम्हें क्लियर हो गई है। यस सर, ट्यूबलाइट चमक गई। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, अब जेई ने एक बार पूछा है इस पर क्वेश्चन, ये रहा, तुम करोगे होमवर्क में, इसका आंसर निकालोगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मिनिमम टाइम में पहुंचना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट दी है, तो वही अब तुम कर लेना। बिल्कुल सेम फंडा यहां पे लगना है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। इजी है सर बेटा, अब तो इजी लगेगा ही तुझे, आधे घंटे से जब मैं चिल्ला चिल्ला के तुझे समझा रहा हूं तो आसान लगेगा ही। हाँ, आप करा दो सर। क्यों बेटा तू ना करेगा? पीवाई क्यों, मैं तेरी जगह देने जाऊंगा एग्जाम है? ये बता, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, जब आधा घंटा लगाया किसी चीज में तो अब खुद से तो दिमाग लगाइयो यार इसके ऊपर कि नहीं।
हाँ, चल बेटा आगे बढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डाल लो, POSL, शॉर्ट में बोलूंगा बेटा, इतना ज्यादा बार बार नहीं लिखूंगा लंबा लंबा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट फॉर्म। हाँ सर, ये सितंबर में क्यों हुआ था जेई मेन? तुझे ना पता बेटा, कोविड आया था 2020 और 21 में, सारा कुछ डिले हो गया था, तो जेई मेन भी डिले हुआ था, इसलिए हुआ था बेटा। हाँ सर, आप लक्ष्य बैच में सीरियस क्यों रहते हो इतने? अभी तो बताया बेटा तुझे। हाँ, क्योंकि बेटा लक्ष्य वालों का लक्ष्य बहुत नजदीक आ गया है, तो बेटा वहां पढ़ना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वहां मजाक मस्ती का टाइम नहीं है। सर पिछले वाले का आंसर दिखा दो बेटा, देख इतना बढ़िया, जब 50 इंटू एनीथिंग करके कुछ इंटीजर आ जाए तो तू खुद खुश हो जाएगा कि आंसर तेरा सही आया है। बाकी अगली क्लास में बता दूंगा। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो भाई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं होता। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नाम से मतलब समझ आ रहा है, पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है सर? हाँ सर, कपल होता है पेयर का मतलब, हम जानते हैं सर, हम हैं सिंगल पर हम जानते हैं। पेयर का मतलब होता है दो, दो लोग है ना, या दो चीजें। ऐसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब दो स्ट्रेट लाइन। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, अगर बेटा दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ले लें और उन्हें मल्टीप्लाई कर दें, दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मिलता है बेटा, खतरनाक सी चीज, खोल दे ब्रैकेट्स, तो वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा बेटा, वो मिलेगा हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। हाँ ठीक है बेटा। हाँ सर, अब समझ आ गया हमें। मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, दो लाइंस जैसे मान लो बोल रहे हैं फॉर्म पेयर ऑफ लाइन दिस एंड दिस, तो लाइन इसको अच्छी तरह लिख लो, x-y-3 करके लिख लो। ठीक है सर, और इसको भी x-2y-2 करके लिख लो, और मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स खोल दो, जो आएगा वो बेटा होगा, हाँ, वो हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इस लाइन की पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या आएगा सोचो? एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, चल अब यार मैं क्या ही निकालूं, इसको तो निकाल लियो, ये लिखा है आंसर, जो भी आएगा ऐसा कुछ आएगा, चेक कर लेना, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके सारे ब्रैकेट्स खोल देना। हाँ सर, वाई मल्टीप्लाई। दो लाइंस की इक्वेशन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, उसे हम पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, ये बना के गए हैं, ठीक है, समझ गया ना, मैथमेटिशियन लोग बना के गए हैं। तू डिवाइड करके ले आ, नई पेयर ऑफ लाइंस कर दे, कि डिवीजन में करूंगा मैं तो। ऐड करूंगा सर, मल्टीप्लाई में ही करते हैं दो पेयर ऑफ लाइंस, ताकि दिस समथिंग इनटू समथिंग, दो इक्वेशंस का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है भाई, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मींस दैट आपको दो लाइंस की इक्वेशन मल्टीप्लाई कर देनी है। हाँ ठीक है सर, ये ऐसा क्यों है? ऐसा ही तो आएगा, सोच, दो लाइंस को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या क्या आएगा? तो क्या क्या आएगा देख, एक तो एक्स समथिंग एक्स स्क्वायर आएगा, ये मैं ब्रैकेट नहीं फिल कर रहा हूं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे देख A1 A2 आता, कुछ भी प्रोडक्ट आता, समथिंग एक्स स्क्वायर, मैं बस ये देख रहा हूं क्या क्या टर्म्स क्रिएट होंगी बेटा, अगर मैं पेयर ऑफ लाइंस लिखूंगा तो क्या क्या टर्म्स क्रिएट हो सकती हैं? समथिंग एक्स स्क्वायर, समथिंग वाई स्क्वायर सर, हाँ, समथिंग एक्स इंटू वाई भी आ रहा है, ये देखो आंसर में, क्योंकि जब ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो समथिंग एक्स इंटू वाई आ रहा है, और कुछ लीनियर एक्स भी आएगा सर, लीनियर एक्स भी आएगा जब आप इसको सपोज, सॉरी, इस वाले को सपोज कांस्टेंट से करोगे तो समथिंग लीनियर एक्स आएगा, सिमिलरली समथिंग लीनियर वाई आएगा, वो देखो, और समथिंग कांस्टेंट आएगा जब सिर्फ कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट हो रहे होंगे। ठीक है भाई, हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? हम्म, तो इस तरह की इक्वेशन दिखती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, तो इसको हम बोलते हैं एक जनरल 2 डिग्री कर्व। क्या बोलते हैं इसको? जनरल 2 डिग्री कर्व। ठीक है भाई, जनरल 2 डिग्री कर्व, क्योंकि एक 2 डिग्री कर्व या 2 डिग्री इक्वेशन में और कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, मतलब देख, एक तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, तो ए एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स स्क्वायर आएगी, समथिंग वाई स्क्वायर आएगी, समथिंग एक्स वाई आएगी, क्योंकि एक
2 डिग्री कर्व में और क्या क्या आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता। यही एक्स स्क्वायर एक 2 डिग्री टर्म हो गई, वाई स्क्वायर हो गई, एक एक्स इंटू वाई 2 डिग्री टर्म हो गई, 1 और 1 मिला के टोटल एक्स वाई की डिग्री 2 है। फिर ये वाली क्या हो गई? 1 डिग्री टर्म हो गई, और ये तो कांस्टेंट टर्म या 0 डिग्री टर्म हो गई। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस थिंग इज कॉल्ड जनरल 2 डिग्री कर्व। सर इसका ग्राफ बनाना जरा। मजाक कर रहा है क्या बेटा तू? हाँ, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन का ऐसे ग्राफ नहीं बनेगा। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को तोड़ तोड़ के अलग अलग सिनेरियोज में इनका ग्राफ बनाएंगे। वो बेटा पूरे हमें हाइपरबोला तक अब जनरल 2 डिग्री कर्व भी पढ़ना है। हाँ हाँ, ठीक है। तो समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग वाई स्क्वायर, और जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है उसे हम 2h लिखते हैं। सर 2h क्यों लिखते हैं? h क्यों नहीं लिखते? c क्यों नहीं लिखते? z क्यों नहीं लिखते? भाई अब देख, इन सब चीजों में मत जा। मैथमेटिशियन ने बनाना था, उन्होंने 2h लिख के बना दिया, एक लिख के बना दिया। तू भी मान ले 2h ले लूंगा मैं, ठीक है, इसमें बहस मत कर। x का कोफिशिएंट भी 2gx लेते हैं हम। सर gx क्यों नहीं लेते? अभी समझ आ जाएगा, थोड़ी देर रुक जा। ठीक है, पेट में दर्द जो तेरे हो रहा है उसको कंट्रोल कर ले बेटा। f वाले y वाले को भी 2fy कहते हैं, समथिंग y प्लस कांस्टेंट। तो ये जो चीज होती है, ये जो चीज है बेटा, दिस इज कॉल्ड अ जनरल 2 डिग्री कर्व। जनरल 2 डिग्री कर्व, ठीक है भाई। एक जनरल 2 डिग्री कर्व ऐसे मिलता है, ये होता है। हाँ, कौन है सर ये मैथमेटिशियंस? तू ही होगा बेटा, पुराने जमाने, क्या पता तेरा पुनर्जन्म हुआ और तू ही हो। समझ गया तू? हाँ, पिछले जन्म में कहीं तू ऐसा ही हो, तू ही हो बेटा न्यूटन। चलो, तो ये जनरल 2 डिग्री कर्व है, ठीक है। सर ये क्या देता है? अब किसी ने बोला सर इसका ग्राफ बनाओ, मतलब वो ये देखना चाहता है ये है क्या, जनरल 2 डिग्री कर्व क्या है। तो भाई जनरल 2 डिग्री कर्व सब कुछ है। परम परमात्मा है। हाँ समझ गया, मतलब ये सब कुछ देगा। ये अलग अलग कंडीशन में अपना रंग बदल लेगा। अलग अलग कंडीशन में ये, कुछ कंडीशन होगी तो पेयर ऑफ लाइंस बन जाएगा, कुछ कंडीशन होगी तो यही सर्कल बन जाएगा, कुछ और कंडीशन होगी तो यही पैराबोला बन जाएगा, कुछ और कंडीशन होगी तो यही इलिप्स बन जाएगा। हाँ, कुछ और कंडीशन होगी तो बेटा हाइपरबोला भी। सर हाइपरबोला क्यों छोड़ दिया? तो जनरल 2 डिग्री कर्व आपको सारा कुछ देगा। मैंने बोला ना, अभी जितना भी अभी तुमने कोनिक्स में पढ़ना है सब कुछ जनरल 2 डिग्री कर्व से ही मिलेगा। हाँ, ये भाई यही अपना रंग बदल बदल के तुम्हें हर बार अलग अलग फॉर्म में परेशान करेगा हर चैप्टर में। कौन? जनरल 2 डिग्री कर्व, ठीक है। तो पेयर ऑफ लाइंस जनरल 2 डिग्री कर्व का ही पार्ट है। पेयर ऑफ लाइंस जनरल 2 डिग्री कर्व नहीं है, या ये मत कहो कि जनरल 2 डिग्री कर्व हमेशा पेयर ऑफ लाइंस है। पेयर ऑफ लाइंस जनरल 2 डिग्री कर्व का एक पार्ट है, मतलब वन ऑफ द केसेस में जनरल 2 डिग्री कर्व विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है भाई, अंडर सम कंडीशन। स्ट्रेट लाइन, जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे वो तो लीनियर इक्वेशन थी बेटा, वो तो 1 डिग्री इक्वेशन थी, एक्स की और वाई की और कांस्टेंट, तो वहां 2 डिग्री आने का सवाल ही नहीं होता। बट जैसे ही दो लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो पेयर ऑफ लाइंस मिल गई, जो कि क्या है? 2 डिग्री इक्वेशन है। सर दिमाग का दही हो रहा है? हाँ ठीक है बेटा, पराठा बना ले साथ में और खा ले। ठीक है बेटा, दही के साथ आलू का पराठा। चल इधर देख। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जनरल 2 डिग्री कर्व को आपको याद रखना है, ऐसा दिखता है ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy 2 प्लस c, और ये वाली टर्म्स को बोलते हैं हम 2 डिग्री टर्म्स, ठीक है। ये वाली टर्म्स को बोलते हैं बेटा 1 डिग्री टर्म्स, और ये तो बताया अभी मैंने कांस्टेंट टर्म या 0 डिग्री टर्म बोला जाता है इसको, ऐसे। हाँ, सर मुंह में पानी आ गया मेरे पराठे का नाम सुन के। एक कह रहा है सर मैंने आज व्रत रखा हुआ है, ऐसे याद मत दिलाओ सर। ठीक है बेटा, शाबाश, तेरे व्रत रखने के दिन आ गए अभी से। हाँ। चल बेटा, आ गए, आजा। तो अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, ये जनरल 2 डिग्री कर्व सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा, और ये अब स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। इसकी क्या कंडीशन है? आ जाओ बेटा। हाँ, इसकी कंडीशन ये है, तो जनरल 2 डिग्री कर्व, ये जो जनरल 2 डिग्री कर्व है ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। उसकी कंडीशन है ये चीज 0 होगी, डेल्टा। सर ये क्या है सर? अभी जो कह रहा था ना दिमाग का दही हो रहा है, अब बेटा तेरी
दही का लस्सी भी बनेगा अब तू देख। ठीक है, डेल्टा जीरो, डेल्टा अगर जीरो होगा तो पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन है। सर ये कहां से आई? देख यार, इसका प्रूफ होता है, वैसे सही बताऊं क्वाड्रेटिक से प्रूव हो जाता है, ठीक है। बट देन एक्चुअली एक तो मैं बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूं, चलो। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जेई के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। तो सर पढ़ क्यों रहे हैं? देख, इनडायरेक्टली मेंशनड है, मतलब सर्कल, पैराबोला, इलिप्स इन सब में यूज होना ही होना है, तो इसलिए तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। ये मत सोचना पेयर ऑफ लाइंस पढ़ूंगा ही नहीं। और मजे की बात ये है, मजे की क्या सैड बात है, कि भाई पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से मेंस वाले डालने लग गए हैं सवाल। हाँ, एडवांस के सिलेबस में नहीं मेंशनड है कहीं, बट मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। बाकी और प्राइवेट कॉलेजेस का किसी का एग्जाम दोगे उसमें भी पूछा जाएगा, इसलिए इसको पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है भाई। हाँ, तो अब तुम्हें याद रखना है कि ये जो डेल्टा है ये ऐसा दिखता है। डेल्टा की वैल्यू अगर जीरो होती है तो वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करने लग जाता है ये चीज। ए डेल्टा क्या है? ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए तुझे। देख ले, मैंने आगे देख कर बोला है बेटा, पीछे देख कर नहीं। तो इसका मतलब क्या, मुझे याद है, तुझे भी याद होना चाहिए। ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो वो डेल्टा जीरो मतलब पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। कौन? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है सर, याद कैसे करूं? याद देख, याद करने की ट्रिक भी बहुत प्यारी है। देख, एक ट्रिक तो ये है कि इसको इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लर्न कर लेते हैं। अब थोड़ा सा डिटर्मिनेंट लग रहा है यहाँ, इस डिटर्मिनेंट ऐसे लर्न करना अच्छा नहीं लग रहा तो भाई डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे कर ले। और डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन, इसको अगर तू एक्सपैंड करेगा तो यही चीज बन जाएगी। घर पे आराम से करके देख लियो, अगर विश्वास नहीं है बेटा आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए विश्वास कर ले। हाँ। सर टीवी भी तो है सामने। टीवी तो ऊपर है बेटा, कैमरे में देख रहा था मैं, तूने ध्यान नहीं दिया लग रहा है। हाँ, समझा कि नहीं समझा? तो मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि सर आपको याद नहीं है, हैं? आंख बंद करके बोलूं क्या बेटा? ये बता दे तू। हाँ, याद है बेटा, मुझे याद है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, या तो ऐसे लर्न कर लो या ऐसे लर्न कर लो। बेटर है ये पीला वाला लर्न करूंगा मैं। ठीक है, कैसे लर्न, इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने एक बहुत बढ़िया। कैसे कैसे इसकी ट्रिक क्या है देख बेटा। हाँ, ABC प्लस 2FGH, ये तो याद हो ही गया। ABC प्लस 2FGH, ABC है क्या? देख, A कोफिशिएंट ऑफ x² है, B कोफिशिएंट ऑफ y² है, C कांस्टेंट है, 2H ये है, 2G ये है, 2F ये है, राइट। तो ABC प्लस 2FGH तो हो गया, ABC प्लस 2FGH तो हो गया। ठीक है, और जो अब आगे की चीजें जो कह रहे हैं ना सर, हाँ आपको आंख बंद करके बताओ, वो अभी खुद कहेंगे सर, ट्रिक जब बता दूंगा ना याद करने की, कि सर हाँ याद हो जाएगा, हमें भी हो जाएगा। ट्रिक कैसे? बहुत इजी ट्रिक है। ABC प्लस 2FGH तो याद हो ही गया। आगे की जो 3 टर्म्स हैं वो माइनस वाली जो आ रही हैं वो सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, और सिमेट्री ऐसी है उसमें कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रही है। देख, ABCD तो सबको आती है ना भाई, A to Z। हाँ, तो A सबसे पहले आता है। हाँ, ABC में कौन सबसे पहले आता है सर? A। और FGH में कौन पहले आता है? F। तो बस A के साथ F² आएगा, B के साथ G², C के साथ H², अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस्ड हैं। PNC की याद आ गई सर। आ गया ना? अब बता आंख बंद करके तू भी बोल लेगा कि नहीं बोल लेगा? ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ABCFGH ऑर्डर में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला तरीका बेटर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसको लर्न करोगे फिर इसको खोलने में समय बर्बाद करोगे। ये क्या है बेटा, पहले से ही ओपन फॉर्म में है, पहले से ही डिटर्मिनेंट खोल के हमने लर्न कर लिया है। लर्न हो गया सर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कुछ कह रहे हैं कि सर नहीं ABCD नहीं आती सर, NCERT से डिलीटेड था। नर्सरी क्लास में भी बेटा तेरा डिलीट होने लग गया था क्या सिलेबस? हाँ, चलो, तो अब डेल्टा जीरो अगर होगा इसकी, यार देखो प्रूफ, फिर वही बात, जो जो तुम्हें ऐसे प्रूफ लगे ना कि सर प्रूफ, हमें तो सर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, प्रूफ बता दो, तो 11वीं के एंड में जो अपने फ्री समय होगा ना जब, हाँ हाँ फरवरी में, जब तुम भी खाली बेटा, तब हम बैठ के ये सब प्रूफ कर लेंगे अगर तुम्हें जरूरत लगेगी तो। बट अभी समय बर्बाद नहीं करते, कोई फायदा नहीं है क्योंकि इन सबको प्रूफ करने का। बट प्रूफ हर एक का है, हर एक का प्रूफ है बेटा, और तू समझ भी सकता है हर चीज का, क्योंकि तुमने इतनी मैथ पढ़ ली है अब।
इसके थ्रू तुम ये प्रूव कर सकते हो, क्वाड्रेटिक की मदद से प्रूव होता है। टू क्वाड्रेटिक है, देखिए। हाँ, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा जीरो जब भी होगा पेयर ऑफ लाइन, चल चल अब सीधा सीधा इसी पे क्वेश्चन। अगर ये चीज कह रहे हैं, अगर ये चीज, अगर कौन सी चीज, ये चीज खतरनाक सी 2 डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है। तो लैम्डा बताओ, ठीक है। तो यानी सबसे पहले जब भी बोल दें कि यार ये चीज एक पेयर ऑफ लाइंस है, तो तू समझ जा वो तेरे को डेल्टा जीरो रखने को कह रहे हैं। डेल्टा के लिए क्या क्या चाहिए? ए बी सी एफ जी एच, पहले बेटा ये 6 चीजें निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा का लिखेंगे। हमेशा याद रखो जब भी डेल्टा निकालना है पहले ये 6 चीजें लिख लो, जल्दबाजी नहीं फॉर्मूला लगाने की। ए बता क्या है? ए होता है सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए है लैम्डा। बी होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बी है 12। सी होता है कांस्टेंट टर्म, वो है -3। राइट। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में देख ए बी सी ये होते हैं, और एफ जी एच उल्टे होते हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो 2h जो होता है वो होता है एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो -10 जो है, ध्यान से सुनना, ये क्या है? 2h है, क्योंकि 2h एक्स वाई होता है। तो 2h तुम्हारा -10 है, 2h तुम्हारा -10 है, यानी कि h तुम्हारा -5 है। तो h की जगह -5 लिख दो। ऐसे ही 2g तुम्हारा 5 है, तो g हो गया 5/2। 2f -16 है, तो f हो गया -8। ऐसे सबसे पहले बेटा ये 6 वैल्यूज लिखनी है, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान से सुन लो बेटा, अच्छी तरह कर लो ये क्वेश्चन। इसके बाद एक पोल आ रहा है तुम्हारे सामने जिसको तुम्हें आंसर करना है। हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो पहले। तो डेल्टा जीरो का मतलब ए बी सी प्लस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर बराबर 0। ए बी सी लैम्डा इंटू 12 इंटू -3, तो -36 लैम्डा। एफ जी एच 8 5 जा 40 इंटू 5/2 माइनस ए एफ स्क्वायर। ध्यान से देखो, ए एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन रॉन्ग हो गया। रुक जा भाई, रुक जा, देखते हैं। ए एफ स्क्वायर, ए है लैम्डा, एफ स्क्वायर है 64, पी जी स्क्वायर 12 इंटू 25/4 इसका स्क्वायर, सी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर की जगह हो गया 25, ऐसा कुछ। ओ सर 2 भी था यहाँ पे, एबीसी प्लस 2 FGH, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। 2 मेरा मिस हो गया, 2 से 2 कट गया बेटा। थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अब सही है। हाँ, एबीसी प्लस 2 FGH था। चलो भाई सिंप्लीफाई करें अब आगे। -36 लैम्डा, 5 4 जा 20, 200, -64 लैम्डा, 4 3 जा 12, -75, और वो हो गया +75, कट कटा के 0। 64 और 36 उधर गया, तो 200 इक्वल टू 100 लैम्डा हो गया, यानी लैम्डा बराबर 2। लैम्डा बराबर हो गया बेटा 2। ऐसे सही है। सर इसका मतलब आपको याद नहीं है? नहीं बेटा, याद तो मुझे है, बट मैं दिमाग बंद करके कई बार लिखने लग जाते हैं ना, कुछ होता है जो, हाँ वो हो गया। चल तू ये समझ ले मुझे याद नहीं है, और बता, खुश हो तू? चलो अगला सवाल, अब जल्दी से इसका निकाल के बताओ। पोल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, दे रहा हूं तुझे पूरे, कितने मिनट दूं बता, चल खुद ही बता कितने मिनट दूं, कितने मिनट दूं? 2 मिनट दे दो सर। कर दूं पोल स्टार्ट? चलो इंटीजर टाइप है, पोल करेंगे इसका। आई थिंक 2 मिनट बहुत हैं वैसे तो, बहुत हैं 2 मिनट। चलो स्टार्ट करो जल्दी से। सब लोग ऑप्शन निकालें, सॉरी आंसर निकालें। मैं यहाँ पे ए बी सी और एफ जी एच लिखता हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। हम्म।
करो जल्दी से, जल्दी निकालो भाई। हम्म 17 - 49 कितना होता है? 49 - 17 होता है, तो 4 के इक्वल टू, देख लो कैलकुलेशन सामने कर रहा हूं मैं। 32/4, तो 4 के बराबर हो गया 8। 4 के बराबर हो गया बेटा 8, तो के आ गया 2। के आ गया बेटा तुम्हारा 2। ठीक है भाई, आंसर 2 आ रहा है मेरा। तो क्या तुम्हारा आंसर आ गया है 2? देख लेते हैं। के की वैल्यू 2 आ रही है। लेट्स सी कितने लोगों ने निकाला है आंसर। 28%। यार यही तो गलत बात है बस, अब यही तो बात गलत है। इंटीजर टाइप देते ही बेटा एंड बच जाता है पोल में तुम्हारा। तुक्केबाजी नहीं मारनी है। ये सेम क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया तुम्हें, उसके बाद सेम ही क्वेश्चन तुम्हें दे दिया और तुम लोग बेटा इसमें फंस गए। तो केयरफुली करा करो, देखो पोल को बहुत सीरियसली लिया करो, क्योंकि पोल से एक तरह से एंगेजमेंट क्रिएट होता है। आप लोगों को समझ आता है कि यार एक लाइव क्लास वाली फील आनी चाहिए, और इसको जितना सीरियसली लोगे उतना तुम्हें बेनिफिट है। मन मस्ती मजाक में कुछ भी टिक कर दिया तो फिर तेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे वेस्ट कर रहा है तू अपनी अपॉर्चुनिटी को। लेट हो गया सर, टाइम स्पीड, हाँ तो भाई वही तो बात है ना। अब अल्टीमेटली तुम्हें ये थोड़ी है कि 5-5 मिनट दे दूंगा इन सवालों के लिए। मैं समझ रहा हूं तुम्हें, मैं 5-3-4 मिनट दे देता, कर देते तुम ये, सभी लोग कर देते। बट एग्जाम में भी टाइम का प्रेशर होगा, ये बात को ध्यान रखना है। चलो, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम पेयर ऑफ लाइंस हैं ये बात करना सीख गए, समझ गए कि कब पेयर ऑफ लाइंस होती है, डेल्टा जीरो होता है। तो चलो आगे देखते हैं अब। डिटरमाइन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। अब हम क्या कह रहे हैं कि यार ये लाइन है, मान ले है, मतलब डेल्टा तुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है हो रही है। स्ट्रेट लाइंस है ये, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, और इनको अलग अलग करके बताओ। मतलब अब लाइंस को बेटा फैक्टराइज करना सीख रहे हैं हम इस क्वेश्चन के थ्रू। क्या सीख रहे हैं कि पेयर ऑफ लाइंस हलवा बना के दिया है, मल्टीप्लाई करके दिया है, तो अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि मैंने याद करो स्टार्टिंग में बताया था पेयर ऑफ लाइंस है क्या, दो लाइंस की इक्वेशन मल्टीप्लाइड है ना। पेयर ऑफ लाइंस है क्या, दो लाइंस की इक्वेशन सर मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रखा हुआ है, राइट। तो अब अगर तुम्हें देखो यहां से इस पे तो पहुंच गए, अब अगर ये ऐसे दिया है और इसको फैक्टराइज करना है, कैसे लाएं सर? पेयर ऑफ लाइन से दो अलग अलग लाइंस कैसे बनाई जाती हैं, अब ध्यान से सीख लो, क्योंकि बहुत काम आएगा। पेयर ऑफ लाइंस को कई बार हमें स्प्लिट करना होगा। इधर देखेंगे, इधर देखेंगे कैसे पेयर ऑफ लाइंस स्प्लिट की जाती हैं। पेयर ऑफ लाइंस को कैसे स्प्लिट करते हैं? सर मेरा 6 आंसर आ रहा था। देख भाई इसमें आंसर गलत तभी आता है जब तुम यहां एफ जी एच गलत निकाल देते हो, क्योंकि ये 2F 2G 2H होते हैं कोफिशिएंट, ये बस ध्यान रखना है। गलती से हमें लगता है एक्स वाई का कोफिशिएंट H है, नहीं एक्स वाई का 2H है। तो 2H बराबर 1 यानी H बराबर हाफ है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है यहां पे। हाँ फैक्टराइज कर दो सर। अब वही तो दिक्कत है ना, इतनी बड़ी बड़ी टर्म को फैक्टराइज कैसे करूं? तो यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 6-6 टर्म्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, फैक्टराइज कैसे करूं? तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका तुम्हें सिखा रहा हूं, बहुत बढ़िया होता है। देखो पहले क्या करो, तुम सिर्फ ये 2 डिग्री टर्म्स को रफ में लिख लो। ध्यान से सुनना भाई, 2 डिग्री टर्म्स को रफ में लिख लीजिए और इनको फैक्टराइज कर लीजिए। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल करके फैक्टराइज कर लो, सिर्फ 2 डिग्री को। ध्यान से सुनना। हाँ
2 डिग्री टर्म्स को पहले रफ में लिख के, बहुत ही बढ़िया इजीएस्ट तरीका बता रहा हूं फैक्टराइज करने का इतनी बड़ी सी चीज को। सबसे पहले 2 डिग्री टर्म्स को लेफ्ट में लिख के फैक्टराइज कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल। 60, 15 और 4 है ना, 11 चाहिए, तो 15xy माइनस 4xy। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसको फैक्टराइज कर रहा हूं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2y। तो 2x प्लस 5y, फर्दर 2x प्लस 5y कॉमन आ गया, 2x प्लस 5y कॉमन, 3x माइनस 2y, ऐसा कुछ। हाँ ठीक है भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया मैंने। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके 2 डिग्री टर्म्स को बस फैक्टराइज किया। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो फैक्टराइज होके आया है, लाइंस की जो इक्वेशन होंगी ना, इसमें बस कांस्टेंट ऐड होंगे। मतलब हमारी जो लाइंस होंगी, आवर लाइंस विल बी 2x प्लस 5y प्लस c1, 2x प्लस 5y प्लस c1 इंटू 3x माइनस 2y प्लस c2। इनके अंदर सिर्फ कांस्टेंट्स ऐड कर दो, वही हमारी लाइंस होंगी। कुछ कांस्टेंट c1 c2 ऐड कर दिए मैंने, c1 c2 निकालूंगा अभी। बट ऐसा क्यों सर? हमने तो 2 डिग्री टर्म को फैक्टराइज किया और आप कह रहे हो बस इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर दो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें x और y का टर्म सेम रहेगा जो यहां पर है। ऐसा क्यों? हाँ बताइए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भाई 2x प्लस 5y जो आया था इसमें प्लस c1 कर दो, 3x माइनस 2y आया था उसमें प्लस c2 कर दो, तुम्हारी लाइंस निकल जाएंगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, अब जरा जरा देख, छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बात बताइए, वापस आइए जरा इन दोनों इक्वेशंस पर, ठीक है। 2 डिग्री की टर्म कैसे कैसे मिली होंगी ये सोचो। 2 डिग्री की टर्म कैसे कैसे मिली होंगी? एक बार तो सर जब जब ये वाली और ये मल्टीप्लाई हुई होंगी, है ना, तो तुम्हें 2 डिग्री टर्म मिली होगी, a1 a2 x स्क्वायर मिली होगी, राइट। 2 डिग्री की टर्म ऐसे मिली होगी। और दूसरी कैसे मिली होगी? जब ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हुई होगी, है ना, और फिर ये वाली इसके साथ हुई होगी और ये वाली इसके साथ। और कहीं से 2 डिग्री टर्म मिल ही नहीं सकती। 2 डिग्री टर्म कहां से मिल रही है? इन दोनों के आपस के मल्टीप्लिकेशन से। 2 डिग्री टर्म्स कैसे मिल रही हैं? ध्यान से सुनो, इन दोनों के आपस के मल्टीप्लिकेशन से। यानी जो 2 डिग्री टर्म है भाई, अब सोचो, ये लॉजिक लगाओ। 2 डिग्री टर्म्स मैं कह रहा हूं कहां से मिल रही हैं? 2 डिग्री टर्म्स सर मिल रही हैं इन दोनों के आपस के मल्टीप्लिकेशन से। यानी इस दोनों के आपस के मल्टीप्लिकेशन से ये पार्ट मिलता है। तो ये जो पार्ट मैंने फैक्टराइज किया ये तो सेम रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज 2 डिग्री टर्म तो और मिलेगा ही नहीं कहीं और से। क्योंकि कांस्टेंट वाला, ऐसे सोच लो, कांस्टेंट वाला सिर्फ क्या इफेक्ट करेगा? या तो 1 डिग्री टर्म या फिर 0 डिग्री टर्म बनाएगा। 2 डिग्री जो टर्म बन रही है वो इन चारों से ही बनती हैं, इसलिए इतना पार्ट तो सेम रहेगा। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने तुम्हें इसको फैक्टराइज करना सिखा रहा हूं कि भाई जो 2 डिग्री टर्म है, क्योंकि वो बनती हैं सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई से, तो जो 2 डिग्री टर्म को फैक्टराइज किया उतना पार्ट तुम्हारा एक्स वाई का सेम रहेगा। ऐसे बस अब क्या करना है? अब C1 C2 निकालना है। तो C1 C2 तो निकाल लेंगे, बाकी कोफिशिएंट भी तो है भाई आगे के। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो क्या होगा, मतलब एक्स की पावर 1 लीनियर वाला टर्म x, C1 इंटू 3। देख, एक तो ये मिलेगा C1 इंटू 3 C1 आएगा x के साथ, और एक आएगा 2 इंटू C2। समझ गए? लीनियर x का जो टर्म आएगा, एक आएगा 3C1, एक आएगा 2C2। ये मिला के होना चाहिए x का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 3C1 प्लस 2C2 होना चाहिए 1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 1 देख लो। y की पावर 1 कैसे मिलेगा? 5C2 प्लस माइनस 2C1, 5C2 माइनस 2C1, ये बराबर होगा 31। 31 के बराबर होगा बेटा ये, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस अपनी हो गई, ये दो इक्वेशंस अपनी बन गई। C1 C2 अब निकल जाएगा बेटा, दो लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर ले। और एक और एक्स्ट्रा इक्वेशन भी है वैसे, C1 इंटू C2 का प्रोडक्ट -15 है, चेक लगा लेना इससे। C1 C2 तुम्हारे सही आए हैं कि नहीं आए हैं। C1 इंटू C2 कॉन्स्टेंट टर्म -15 के बराबर है बेटा।
तो C1 और C2 तुम्हें निकाल लेने हैं बस अब लीनियर कोफिशिएंट ऑफ x। तो मैंने क्या किया, 2 डिग्री टर्म फैक्टराइज कर ली पहले, फिर जो 3 टर्म बची इससे x C1 C2 निकाल ली। कोफिशिएंट ऑफ x 1 था, उसको 1 यूज कर लिया टोटल टर्म में x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ y 31 था, टोटल टर्म में मल्टीप्लीकेशन में y का टर्म देखा वो इतना आ रहा है, और यहां से C1 C2 सॉल्व कर लेंगे। हाँ, क्या आया बताओ जल्दी। C1 और C2 क्या आया? C1 और C2 दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना यार, अब तो मैं कर नहीं रहा हूं, उसको कर लेना, एलिमिनेशन वगैरह करके सॉल्व कर लेना। सर कांस्टेंट टर्म समझ नहीं आया। अरे यार कांस्टेंट कैसे मिलता है ये सोचना, ये इसीलिए तो बोलते हैं छोटी छोटी चीजें ध्यान से देखा करो। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा कांस्टेंट टर्म कहां से मिलेगा, जब ये कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट आएगा, जब ये -3 इंटू -2 होगा तभी तो ये लास्ट टर्म जाके 6 मिलेगा। तो कांस्टेंट कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तभी जाके हमें 0 डिग्री टर्म मिलेगा, यानी कि C1 C2 का वैल्यू 0 डिग्री टर्म विच इज -15 है। ये -3 एंड 5 सर, ये कह रहे हैं कि -3 और 5 आ रहे हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू, -3 और 5 चेक कर लेते हैं। -3 25 और 6, हाँ सही है, -3 और 5 बिल्कुल सही है, शाबाश बहुत बढ़िया। C1 की वैल्यू -3, C2 की 5। तो फाइनली अब हमारे आंसर हो गए, लाइन की इक्वेशंस हो गई 2x + 5y, पहली लाइन हो गई 2x + 5y + C1 यानी -3, एंड दूसरी लाइन हो गई 3x - 2y + 5 = 0। तो मैंने क्या किया, लाइंस को बेटा स्प्लिट करना सिखा दिया है तुम्हें कि अगर पेयर ऑफ लाइन दी है तो उससे अलग अलग लाइंस कैसे करनी होती है, इस तरह से करनी होती है। बाकी तो अब देख, एक बार लाइंस अलग कर ली, कुछ मर्जी निकालो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है तो दोनों को सॉल्व कर लेना, लाइंस को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंगल बिटवीन लाइंस tan θ m1 - m2 / 1 + m1 m2 कर लेना, उससे तुम्हारे को एंगल बिटवीन लाइंस मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये आपको मेथड याद रखना पड़ेगा क्योंकि खुद से सोचना मुश्किल है ये, अगर आपको पहले से आता होगा तभी आप लाइंस को स्प्लिट कर पाओगे। प्रोसेस क्या है, 2 डिग्री टर्म्स को फैक्टराइज करो, उसमें C1 C2 जोड़ दो, बाकी C1 C2 निकाल लो आगे के कोफिशिएंट से। चलो अब एक सवाल, इस पे कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। अभी मैंने तुमसे क्या पूछा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे। एंगल बिटवीन लाइंस वो भी कर लोगे। अब अगले सवाल में देखो मैं क्या पूछ रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, मतलब ये जो लाइंस है वो शायद पैरेलल हो रही होंगी, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो पहले लाइंस को अलग कर लेता हूं, पहले लाइंस को अलग अलग कर लेता हूं, बिल्कुल इसी प्रोसेस से कर ले बेटा, जल्दी से करके बताइए। चल पोल में देते हैं ये वाला क्वेश्चन, पोल में दिया जाए ये वाला क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल आ रही होंगी और उन लाइंस के बीच में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। चलो 2.5 मिनट दे दिए, जल्दी से स्टार्ट करो। निकालें सब लोग जल्दी से। टू डिग्री टर्म्स को स्प्लिट कर लो जल्दी से। x² - 6xy + 9y², x - 3y का होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन रहा है मतलब दोनों लाइंस की स्लोप सेम आएगी। x - 3y + c1, x - 3y + c2 = 0। फिर से कोफिशिएंट ऑफ x है 3, कोफिशिएंट ऑफ x मिलेगा c2 + c1 = 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y -3c2 -3c1 = -9 हो गया। ठीक है भाई, देख लो। हाँ सर,
C1 प्लस C2, यहां से भी 3 आ गया, यहां से भी C1 प्लस C2 तो 3 आ गया। और कांस्टेंट टर्म भी देख लो, C1 इंटू C2 -4 है, तो C1 इंटू C2 -4 है सर। तो अब तू इन इक्वेशंस की मदद से C1 C2 ओरली निकाल सकता है। जल्दी बताइए। आई थिंक चैट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट ट्राई करिए जल्दी। C1 C2 ओरली भी बता सकते हो, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लगा देना। ऐसे तुम चाहे तो डिफरेंस ऑफ द रूट C2 माइनस C1 क्वाड्रेटिक भी यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गई, सम ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। बट वैसे हिट एंड ट्रायल मार के दिख रहा है यार कि C1 तुम्हारा, C1 C2 में से एक तुम्हारा आएगा, एक क्या आएगा 4, और दूसरा आएगा -1। 4 और -1 देखो, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। तो एक को 4 और एक को -1 अपॉन √10, तो 5/√10 हो गया। तो √5/√2 हो गया। √5/√2 यानी कि सी ऑप्शन बेटा बन रहा है। हाँ, उससे कर सकते हो बेटा, बिल्कुल। सामयक कह रहे हैं कि सर मैंने डिफरेंस ऑफ द रूट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर यूज करके अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, वो भी कर सकते हो। मैंने सीधे हिट एंड ट्रायल से देख लिया C1 C2, तुम वो भी कर सकते हो। 37%। अब यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों ने तुक्केबाजी करी है। 1 सेकेंड से पोल मिस्ड सर, कोई बात नहीं। हाँ, का मत मारो यार, जस्ट मिस हो गया सर। कोई बात नहीं, आज जस्ट मिस हो रहा है ना। बट सोच, अगर पोल में तुम इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहो, आज मिस होगा कोई बात नहीं, महीने बाद 2 महीने बाद तुम फास्ट स्पीड कर पाओगे, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। वेराज अगर तुक्के मारते रहोगे तो फिर तो यार टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, उसको बिल्कुल यूजलेस एक्टिविटी बना रहे हो तुम पोल को। पोल इज नॉट कि भाई लग आजमा लेते हैं क्या हो रहा है, पोल इज कि भाई आपको अपने प्रेशर में क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये प्रेशर होगा। जब पोल देता हूं तो एक अलग प्रेशर नहीं होता क्लास में, नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो, आ रहा है आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा, गलत हो रहा है कोई नहीं। बट जब पोल है, पता है कि घड़ी चल रही है, दिमाग में एक टेंशन रहती है, तो उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करा जाता है पोल के थ्रू, तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती है और एक एग्जामिनेशन वाला एनवायरनमेंट आपके माइंड में क्रिएट होता है। तो पोल को बेटा बहुत सीरियसली लो। हाँ, मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट तुक्का मत मारो बेटा, क्योंकि एग्जाम में भी वरना यही हैबिट लेके जाओगे और फिर खूब माइनस मार्क्स बरसेंगे फिर। सोच लियो। शाबाश जिन लोगों ने बेटा तुक्का नहीं मारा, मिस होने की वजह से भी फिर भी तुक्का नहीं मारा, वेरी गुड। आप सबके लिए बेटा मेरी तरफ से तालियां, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे अब। तो वैसे देखो, अब ये मैंने तुम्हें सिखा दिया है, कोई भी पेयर ऑफ लाइंस है उसे स्प्लिट करके तो तुम सब कर सकते हो, कुछ मर्जी पूछ ले, तुझसे इमेज पूछ ले किसी पॉइंट की, किसी में कुछ भी। वैसे मजे की बात बताऊं, इन सबके फॉर्मूले होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस का एक अलग फॉर्मूला बना दिया है। अब यार ऐसे कोई कितने लर्न करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे बेटा, पेयर ऑफ लाइंस में ज्यादा उल्टे सीधे फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे हम। हर एक चीज को अगर निकालना है, एक दो बता दूंगा तुम्हें फॉर्मूले भी, बट मोस्टली चीजों में हम क्या करेंगे, लाइंस को स्प्लिट करके अपने नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के फंडे लगा लेंगे, जैसे यहां लगाया, लाइन स्प्लिट कर ली और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लगा दिया। वैसे कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना के दे देते हैं, वो काम नहीं आएगा बेटा, तुम्हें कोई फायदा नहीं है। कितना रटोगे कि डायरेक्ट पेयर ऑफ लाइंस के पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस आई तो उनका क्या डिस्टेंस बिटवीन देम का फॉर्मूला डायरेक्ट मत करो, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अननेसेसरीली अपनी फॉर्मूले की ऑलरेडी जो इतनी लंबी लिस्ट है उसमें और एक नया फॉर्मूला रटने बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि अभी हमने क्या किया, ध्यान से सुनना भाई। अभी हमने अभी हमने इस वाले सवाल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल बिटवीन लाइंस का अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं, क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत यूज होंगी, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले बताऊंगा कि भाई पेयर ऑफ लाइंस का डायरेक्ट कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात आने वाली है। हाँ,
सर आपको कैसे पता कि पैरेलल लाइन आएगा? बेटा अदरवाइज होता कैसे ये बताना, वरना दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे आता? अगर डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस बोला है ना, वरना तो अगर दो लाइन पैरेलल नहीं आई तो इंटरसेक्ट कर जाती, उनके बीच में डिस्टेंस कैसे आता? डिस्टेंस तो तभी आता जब पैरेलल होती। इसलिए क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ आ गया कि लाइंस ऑब्वियसली पैरेलल ही बन रही होंगी। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और को निकालने का डायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीका सर कोमल डाउट ले लो। चल भाई कोमल डाउट भी ले लेते हैं। कोमल डाउट पे आ जाओ भाई, ये जा ही नहीं रहा, देख पोल चले गया। कोमल डाउट सर हमें लास्ट क्लास के रिवीजन के लिए अप्रॉक्स कितना टाइम देना चाहिए? लास्ट क्लास के मतलब पिछले लेक्चर के कह रहा है यार? पिछले लेक्चर में आधे घंटे में तुम्हें कर लेना चाहिए। मतलब आज जैसे तुमने आज लेक्चर किया, अब इसको तुम जाके प्रॉपर तरीके से नोट्स वोट्स बनाओगे, 1-1.5 घंटा मेरे हिसाब से उसमें लगना चाहिए। 1 घंटा तो लगना चाहिए। बट अगर तुम अब इसको कल फिर कर रहे हो तो जल्दी से फिर 15-20 मिनट में पलटो, ताकि एक घंटा तो आज लगा ही चुके हो। हाँ, रेलेवेंट डाउट सर प्लीज पीएनसी की तरह हर चैप्टर के, और मेरा स्ट्रांग है क्या, हर चैप्टर की क्या कह रहा है बेटा आगे, असाइनमेंट दे दिया कीजिए, वो करके कॉन्फिडेंस भी आया। अच्छा हाँ बेटा चल ठीक है, ये अच्छा आपका डाउट वो लगा मुझे, सजेशन। असाइनमेंट लो, मुझे क्या है, तुमने मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। लो बताओ अब किसका असाइनमेंट चाहिए नेक्स्ट, किसका जल्दी तुम्हारी तरफ आ रहा है बेटा उड़ता हुआ? हाँ प्रॉपर बढ़िया वाला असाइनमेंट। उसका दे दूं सीक्वेंस सीरीज का पहले, या स्ट्रेट लाइन का दे दूं सीधे? स्ट्रेट लाइन अब आ ही गया है, स्ट्रेट लाइन कर ही रहे हो तुम, बेस्ट है स्ट्रेट लाइन का दे देता हूं तुम्हें, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट आपकी तरफ पहुंच जाएगा बेटा, इस फ्राइडे तक मिल जाएगा, ठीक है? गुड। बाकी 12th में तो मैं दे ही रहा हूं, क्योंकि हर चैप्टर के साथ उन्हें तुम्हें भी दे देंगे। पहले बता रहा हूं पीओएसएल हार्डेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। भाई तू कैसे बता रहा है सत्यम? पीओएसएल नहीं हार्ड लगेगा, टेंशन ना ले। हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन के मुकाबले थोड़ा रिलेटिवली हार्ड है, बट ऐसा कोई टफ नहीं है। सर मैंने आज आपको देखा, आवाज भी लगाई, आपने नहीं सुना। अरे यार मैंने देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया, हो सकता है भाई तुमने आवाज लगाई हो, बट मेरे कान में शायद, मैं उस समय क्या सुन रहा था, क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुन रहा था बेटा, तो हो सकता है आवाज ना आई हो। हाँ चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है, प्लीज चेक इट। सर पॉइंट लाइन के ऊपर है तब क्या होगा? हैं समझा तो दिया यार पूरा सब कुछ तुझे। सर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉन्साइक्लिक मतलब यार कॉन्साइक्लिक नहीं पढ़ा 10th में? 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक, अगर उन चारों से एक सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वही होते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। 4 पॉइंट से अगर एक सर्कल पास करे। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब, ऑप्टिमाइज करना मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, तो वही चीज हुआ, एक बार मैक्सिमाइज करा था, एक बार मिनिमाइज करा था। हाँ सर मैंने बस एक्सपेंशन तक देखा, प्रॉपर्टी नहीं की, तो क्या काफी है? बेटा देख 12th में तो पढ़नी है प्रॉपर्टी, इवन इफ स्कूल एग्जाम में भी पास होना है तब भी पढ़नी है 12th में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पढ़ ले, कुछ कराया है तो क्या, कोई बुराई थोड़ी है पढ़ने में। चलो भाई आगे बढ़ जाएं अब, आगे बढ़ जाएं, बस करो सर। ठीक है बस कर दिया देख। हम्म हाँ मैं अब तुम्हें बेटा इसकी ट्रिक बता रहा था, अब ध्यान से सुन लो कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट निकालना है बिना स्प्लिट करे, अभी तो हमने स्प्लिट करा, पहले पहले बैठ के पूरी कहानी रची बेटा, पूरा इतना प्रोसेस करा, फिर लाइंस आई, फिर अब इनको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा चल निकाल लेते हैं। वैसे तो इसका मुझे याद था यार, आई थिंक -1 1 है क्या? -1 1 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, देख दोनों लाइंस को कर रहा है सेटिस्फाई। -1 1, हाँ सर कर रहा है, मजा आ गया। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर लेगा तो -1 1 आएगा। ये लंबा प्रोसेस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, अब मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, ठीक है?
कैसे है सर डायरेक्ट? तो यही वाली लाइंस पकड़ लेते हैं। इसी का अब मैं कॉपी मार देता हूं बेटा इसको, और अब इसको डायरेक्ट मेथड से करूंगा। देखो भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब बिना स्प्लिट करे मैं निकालूंगा। ये जो आंसर -1 1 आया है, इसको मैं बिना स्प्लिट करे निकालूंगा। ठीक है भाई साहब, ऐसे। हाँ, इधर देखो तो क्या तरीका क्या है बेसिकली। अब तुम इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा भाई, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज होगा। तो इसलिए भाई जिनको डिफरेंशिएशन में हाथ तंग है वो थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद कर ले। ठीक है, क्या है ये पता है तुम्हें क्या होता है बेटा? ये पता है क्या? ये तो सर डी है, डी वाई बाई डी एफ बाई डी एक्स, डेल बोलते हैं इसको। ठीक है, जो ये तो डी होता है और ये होता है डेल। ठीक है, डेल होता है बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स का मतलब हो जाएगा, क्योंकि देखो इस एफ में क्या है, दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। तो तुम्हें क्या करना होता है, वाई को कांस्टेंट मानते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो जरा, कि इस पूरे को, ये एफ माना है मैंने, एफ मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो भी है, पेयर ऑफ लाइंस, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करें कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो क्या आता है देखो, 6x² का क्या आएगा, 12x। ध्यान से सुनना, 11xy का क्या आएगा, 11y तो कांस्टेंट, y तो कांस्टेंट मानूंगा, क्योंकि y कांस्टेंट मानना है, x का तो 1 हो गया, 10y² का 0, क्योंकि भाई x के रिस्पेक्ट में चल रहा है, y तो कांस्टेंट है, x का हो गया 1, 31y का 0, 15 तो वैसे ही 0। तो ये हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स, ये हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स। हाँ सलीम सर ने बताया था सर, ठीक है बेटा, अच्छी बात है, अच्छी बात है बेटा। तो डेल एफ बाई डेल एक्स को कह रहा हूं 0 रख दे। ठीक है, फिर ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई को 0 रख दे। डेल एफ बाई डेल वाई सोच, 6x² का 0, 11x कांस्टेंट, y का 1, 10y² का हो गया 20y, x का 0 31। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम दो इक्वेशंस बनाओ, डेल एफ बाई डेल एक्स 0 डालो और डेल एफ बाई डेल वाई 0 डालो, और जो आया हमारे पास ये दो चीजें आई, इनको सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। सॉल्व 1 and 2 टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों लाइंस को, एक तरह से लाइंस ही बन गई ना ये भी। सो डेल एफ बाई डेल एक्स को और डेल वाई बाई डेल एक्स को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो यही वाला पॉइंट निकल कर आएगा, तुम चेक कर सकते हो। हाँ ठीक है, तुम्हें कोई पार्शियल उसकी जरूरत नहीं है लाइंस को स्प्लिट करने की। इन दोनों को सॉल्व करके सर कैसे चेक कर लेते हैं ना, देख क्या ये -1 1 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, -1 1 कर रहा है, -1 1 कर रहा है, हाँ सर दोनों को कर रहा है, यानी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट यही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर सॉल्व करूंगा तो -1 1 ही आ जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई तुम ये मत सोचना कि ये लाइंस ही आ गई, नहीं लाइंस नहीं आई। अगर तुम ध्यान से देखो, लाइंस तो बिल्कुल अलग आई हैं, देखो लाइंस तो ये थी, ठीक है लाइंस ये थी, बट जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आ रहा है वो सेम लाइंस नहीं आई, देखो डिफरेंट लाइंस आई, बट सेम फैमिली की लाइंस आ गई, समझे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आया। समझ गए आई होप कि भाई ये तुम्हारी L1 L2 थी, L1 L2 थी जो लाइंस स्प्लिट करने की इस बार हमें जरूरत नहीं पड़ी, जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 1 है। और ये जो डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल वाई बाई डेल एक्स आई, ये इसी फैमिली की कोई दो लाइंस आ गई, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी यही आ रहा है। तो ये क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स 0, ये क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई 0। इनको 0 रखने से सेम फैमिली की लाइन मिल रही है। ठीक है सर, ऐसा क्यों बेटा, देख ये सिलेबस में नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव जो है तुम्हारे वैसी कैलकुलस में 12th में भी नहीं है, सिलेबस में मैथ्स में भी, बट याद रख लो, ट्रिक है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें मन है तो 12 वैसे कॉलेज में आती है। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है फर्स्ट ईयर में मैथ्स जब तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई जाएगी तब आएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्शियल डेरिवेटिव्स। मैथ्स में अपने अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है 12th में भी, इंक्लूडिंग जेई में भी। ठीक है, बट थोड़ा सा बता दिया है ताकि तुम्हें ट्रिक काम आ जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सर इट इज ओनली फॉर इंटरसेक्शन, जी हाँ, इंटरसेक्शन के लिए ये है कि तुम्हें अगर लाइन को स्प्लिट करने का मन ना हो तो पार्शियली डिफरेंशिएट करो एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में, उन दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा।
सर कॉलेज में भी मैथ आएगी? बेटा अभी तो सब आएगा कॉलेज में तेरे। हाँ आईआईटी में जाएगा अगर भगवान ने चाहा तू पहुंचे आईआईटी में, बाकी कॉलेजेस में भी सब कुछ कराया जाएगा बेटा। अभी ऑप्टिक्स भी दोबारा पढ़ेगा, हाँ मैकेनिक्स भी पढ़ेगा फर्स्ट ईयर में, हाई फाई लेवल की, बहुत खतरनाक लेवल की। मैथ्स भी पढ़ेगा बेटा, हाँ। सब आएगा। चलो तो मैंने तुम्हें क्या बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल एफ बाय डेल एक्स को जीरो डाल के और डेल एफ बाय डेल वाई को जीरो डाल के आप साइमल्टेनियसली इन दोनों को सॉल्व कर देते हो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है। ये इस बात की समरी हो गई बेटा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेन चीज पे। अभी तक पेयर ऑफ लाइंस में एक तरह से मजाक चल रहा था बेटा, ये समझ ले, कोई ज्यादा कुछ क्या कराया मैंने पेयर ऑफ लाइंस में, बस ये बताया कि क्या होती है, डेल्टा जीरो रख के पेयर ऑफ लाइंस मिलती है। दूसरा ये बताया कि पेयर ऑफ लाइंस को स्प्लिट कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं। तीसरा ये बताया कि उसकी ट्रिक क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की। अब आ जाती है मेन चीज जिस पे सवाल बनते हैं ज्यादातर, होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन। देखो भाई पहले जो मैंने तुम्हें बताई थी वो थी जनरल टू डिग्री इक्वेशन, जनरल टू डिग्री इक्वेशन थी ये वाली। होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन, नाम से समझ, मतलब जनरल टू डिग्री मतलब उसमें सारी टर्म्स आती हैं। होमोजीनियस का मतलब समझते हो ना, होमोजीनियस का मतलब होता है कि सर सेम, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस वर्ड कहीं भी आ जाए सेम, मैथ्स में बहुत बार आएगा होमोजीनियस, सेम, ठीक है। तो होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन का मतलब इसमें सिर्फ टू डिग्री की ही इक्वेशन होंगी, ओनली टू डिग्री, ठीक है। यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जीरो, इस फॉर्म की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन। यानी इसमें टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी वाली टर्म्स तीनों गायब हैं। हाँ सर एंगल बिटवीन टू लाइंस का ट्रिक, वो भी पहुंचूंगा अभी, इसके बाद पहुंचूंगा वहीं पे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ट्रिक बता दिया, एंगल बिटवीन लाइंस का भी ट्रिक फॉर्मूला होता है वो बताऊंगा, इसी होमोजीनियस से डिराइव करूंगा, इसलिए पहले होमोजीनियस बता रहा हूं, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लो। होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस में क्या है बेसिकली, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं, देखो बहुत केयरफुली सुनने वाली बात है, बहुत ज्यादा केयरफुली सुनने वाली। अटेंशन हो जा बेटा, सीट पे खड़े हो जा अपने, बिल्कुल, हाँ। नींद में जो झपकी ले रहा है बेटा उठ जा, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। ऐसा क्या बोलने वाले हो सर, वर्ल्ड कप का विजेता घोषित करने वाले हो क्या? अरे मजाक की बात अलग है। होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन देखो क्या करता है, मैंने तुम्हें बताया जनरल टू डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। जनरल टू डिग्री इक्वेशन सर सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, ये तो रंग बदलता है गिरगिट की तरह, बताया था ना, समझ गया कि नहीं, कि होमोजीनियस जनरल टू डिग्री इक्वेशन तो सर सर्कल भी करेगा, पेयर ऑफ लाइंस भी करता है, डेल्टा जीरो हो जाए तो पेयर ऑफ लाइंस है, सर्कल की भी कंडीशन होगी, पैराबोला अलग होगा, एलिप्स भी, सब कुछ यहीं से मिलने वाला है अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। बट होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन हमेशा आपको हमेशा पेयर ऑफ लाइंस देगा। होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पीओएसएल, हमेशा, इसमें कोई बेटा कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जो होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, और जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ओरिजिन पर ही, ऐसी लाइंस जो ओरिजिन पर मिलेंगी वो लाइंस देगा आपको हमेशा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइंस क्या देता है, हमेशा पेयर ऑफ लाइंस देता है ओरिजिन पे मिलती हुई ऐसी ऐसी दो लाइंस देगा आपको। हाँ समझ गया भाई, होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टू लाइंस इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन, और हमेशा वो ओरिजिन पे भी मिलेंगे। तो सर इसका प्रूफ क्या है, ऐसा कैसे मान ले सर हम, ये क्या बात हुई? तो भाई देख, तेरे को पता है अगर मैं कह रहा हूं ये पेयर ऑफ लाइंस है मतलब इसका डेल्टा जीरो होना चाहिए। डेल्टा मतलब एबीसी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। क्या ये जीरो हो रहा है? हमेशा चेक कर लेता हूं, अगर हो रहा है तो पेयर ऑफ लाइंस हो गई, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें मुझे एक और बात पता है, क्योंकि इसमें ए एच और बी आगे वाली सारी गायब है, मतलब जी जीरो है, एफ जीरो है और सी जीरो है इसका। ये तीनों चीजें क्या हैं? होमोजीनियस में सर है ही नहीं, जनरल टू डिग्री में होती हैं बट होमोजीनियस में नहीं है ये तीन टर्म्स।
गायब हैं, यानी जी एफ और सी जीरो है बेटा। जी एफ और सी क्या है? जीरो है। हम्म। तो जी एफ सी अगर जीरो है तो क्या ये हमेशा जीरो आ जाएगा? चेक करता हूं, देखो। अगर सी जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गई, देख। हाँ सर, सी जीरो है। एफ जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। एफ जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। जी जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। सी जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो गई। सारी की सारी जीरो हो गई, मतलब सर बधाई हो, डेल्टा तो जीरो ही हो गया। समझ गया ना क्यों पेयर ऑफ लाइंस है हमेशा? सो होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन का डेल्टा हमेशा जीरो हो जाता है, यानी वो हमेशा ही पेयर ऑफ लाइंस है। समझ गया? हाँ। सर एक ही क्वाड्रेंट में आएंगी क्या? अरे यार भाई, ले ले, खुश हो जा तू। अब मैंने सही पूरी लाइनें बना दी, बस इधर भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो स्लोप एम पर डिपेंड करेगा, कहीं पर भी हो सकती है वो दो लाइंस। तो डेल्टा तो जीरो हो गया। अब दूसरी बात। बधाई हो सर। और अब क्या प्रूव करना है? एक बात तो बोली मैंने कि ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करती है। दूसरी बात बोली कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमेशा ओरिजिन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमेशा ओरिजिन है। ये कैसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो? पार्शियल डेरिवेटिव से। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ये एफ है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं, डेल एफ बाई डेल एक्स, टू ए एक्स टू एच वाई, एक्स का तो वन हो गया, बी वाई स्क्वायर का जीरो, तो ये हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स, ये हो गया डेल एफ बाई डेल वाई। डेल एफ बाई डेल वाई में इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका टू एच, एक मिनट बेटा ये थोड़ा गलत लिख दिया, टू एच, सॉरी ये तो सही था यार। टू एच एक्स बाहर, वाई का वन, बी वाई स्क्वायर का हो गया टू बी वाई, इसको जीरो रख दिया, और इन दोनों को जब सॉल्व करूंगा तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? हाँ, क्या आएगी बेटा बताइए? एक्स वाई की वैल्यू तो जीरो जीरो ही आएगी, क्योंकि देख कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसमें भी, इसमें भी सॉल्व करके क्लियरली दिख रहा है जीरो जीरो आएगा एक्स वाई का वैल्यू, क्योंकि इस वाली लाइन में भी कोई कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है, क्लियरली दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं। तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? नंबर वन, हमेशा पेयर ऑफ लाइंस, क्योंकि डेल्टा जीरो है। नंबर टू, हमेशा इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। ऐसे। सर हेट्रोजीनियस भी होगा क्या? होमोजीनियस है तो। अरे भाई, हेट्रोजीनियस की जगह जनरल ही हो गई ना, जनरल है या होमोजीनियस है, बस दो ही है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करती है इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। चलो भाई आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब मैंने तुम्हें बताया कि इनके बीच में एंगल बिटवीन लाइंस का भी एक शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्टकट होता है, ध्यान से देखते हैं इस फॉर्मूले को। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस का जो फॉर्मूला है tan थीटा का, वो ये होता है। निकालूंगा अभी, प्रूफ करूंगा, घबराइए ना। हाँ सर, अब बैठा दो, पैर दुख गया, बैठ जा भाई बैठ जा। सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि मैंने तुम्हें खड़े होने को बोला था बेटा। बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ध्यान ना रहा मुझे। बैठ जाओ भाइयों, बिल्कुल बैठ जाइए, बहनों आप भी बैठ जाइए। हाँ, चल बेटा, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल बिटवीन लाइंस निकालने का डायरेक्ट ट्रिक बहुत प्यारा, tan थीटा टू रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी। सर एच ए बी क्या है? वही बेटा, क्या होता है बता? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एच होता है टू एच होता है ये, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का। तो ये तीनों को अगर मैं यूज करूं, इन तीनों को अगर यूज करूं, तो एंगल बिटवीन लाइंस निकाला जा सकता है इससे। हम्म।
इधर देखिए कैसे आएगा ये फॉर्मूला और कैसे लगाया जाएगा ये फॉर्मूला। पहले चलो लगाना सिखा देता हूं ताकि जल्दी से एक सीख जाओ तुम कैसे तुम्हें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला जो है बेटा देख, ए की वैल्यू 2 है, इसमें निकालना है पेयर ऑफ लाइंस के बीच में एंगल। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, मतलब डेल्टा जीरो, वो चेक कर लेना तुम, आ ही रहा होगा। ए है 2, बी है 3 एंड फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो सीधे ट्रिक मेथड से ए बी और एच है 7/2, तो tan थीटा का फॉर्मूला कहता है 2√h² माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी। ठीक है भाई, यही फॉर्मूला था, देख ले यही फॉर्मूला था, कहां गया, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो सर इस फॉर्मूले को जरा लगाया जाए, इस फॉर्मूले को जरा लगाया जाए इसके अंदर। सो 2√h² का मतलब हो गया 49/4, ए बी का मतलब हो गया 6 अपॉन मॉड ए प्लस बी का मतलब हो गया 5। तो 2√49 माइनस 24/4 होल बाय 5, तो 2√25/4/5, तो ये हो गया 5/2 इंटू 2/5। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, 1 आ गया, तो tan थीटा 1 आ गया, यानी थीटा 45 डिग्री आ गया। सो एंगल बिटवीन दीज पेयर ऑफ लाइंस इज 45 डिग्री। सर ये फॉर्मूला आया कहां से? प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसका, इसलिए मैं प्रूफ तुम्हें बता रहा हूं। प्रूफ कैसे है, चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं जनरल की जगह होमोजीनियस के लिए प्रूफ कर रहा हूं। कर सकता हूं, देखो तुम्हें आज मैंने बताया था जो होमोजीनियस वाला भी स्लोप पार्ट है वो तो इन्हीं तीन को, वो तो सेम ही रहता है ना, क्योंकि एक्स वाई के कोफिशिएंट तो यहीं से मिलते हैं और स्लोप भी यहीं से मिलती है। तो एंगल बिटवीन लाइंस तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम होमोजीनियस के लिए निकाल लो, प्रूफ कर लो, लगा लो, जनरल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना पार्ट तो सेम ही रहता है बेटा जनरल और होमोजीनियस दोनों में। ठीक है, चलो तो प्रूफ क्या है, प्रूफ तुम्हारा थोड़ी सी बेटा स्ट्रेट लाइन की और क्वाड्रेटिक की याद हो जाएगी। मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये दो लाइंस हैं, ये जो हैं वो दो लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं। ओरिजिन से पास करती हुई लाइंस ऐसी दिखती हैं, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। इनके बीच का एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। देखो, एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला अपना पुराना फॉर्मूला। इसकी मदद से मैं नया फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा। चल ध्यान से देखेंगे कैसे डिराइव होगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं। y बाय एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है, m2 है सर, और यहां पे y बाय एक्स की क्या है वैल्यू, m1। तो मैं क्या बोल रहा हूं, y बाय एक्स की दो रूट्स हैं, m1 और m2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, y बाय एक्स में बेटा एक क्वाड्रेटिक बना लूंगा। कैसे? अगर मैं इस जनरल होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन को डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करूं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर करूं, तो a प्लस बी वाई बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2hy बाय एक्स हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्वेश्चंस में भी काम आता है कि होमोजीनियस 2 डिग्री को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं बेटा, तो y बाय एक्स में क्वाड्रेटिक मिल जाती है, और y बाय एक्स को मैं m बोल सकता हूं, क्योंकि y बाय एक्स की दो वैल्यूज हैं m1 और m2। तो यानी मुझे एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, एक तरह से क्वाड्रेटिक मिल गई, a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2hm इक्वल टू 0, यानी bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो गए, m1 m2 हो गए सर, m1 m2 हो गए। आया ना मजा? अब तो बस कुछ भी नहीं बचा बेटा, इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स पता ही लग गया, माइनस 2h बाय बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पता लग गया, a बाय बी, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया, डिफरेंस ऑफ द रूट निकाल लेगा। रूट डी बाय ए से भी कर सकता है, रूट डी बाय ए से कर देता हूं, चलो इसको डायरेक्ट, क्वाड्रेटिक में बताया था ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है a बाय बी, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो इस क्वाड्रेटिक का, डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस माइनस सॉरी बी स्क्वायर कह रहा हूं, डिस्क्रिमिनेंट है, ये है बी की टर्म, सो 4h स्क्वायर माइनस 4ab। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू उठा के वहां रखूंगा, तो
2√h² माइनस ए बी अपॉन ए, और होल अपॉन इसका एलसीएम ले लो, a प्लस बी अपॉन, एक मिनट, अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ x² था ना, तो वो तो b है, a की जगह बेटा यहाँ पे b करना होगा, √d बाय a। क्या होता है √d बाय a में? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ m² b है यहाँ पे, तो d बाय b आ गया, d बाय b यहाँ आ गया, और ये b बेटा कट गया, तो 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का मॉड क्रिएट हो गया है। हो गया भाई, ठीक है। प्रूफ, तो प्रूफ बड़ा इजी है, लंबा नहीं है। इस क्वाड्रेटिक की बहुत बार हम क्वेश्चंस में भी मदद लेंगे बेटा, कि x² से डिवाइड करके जो होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन है वो m में एक तरह से, m में एक क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाती है। इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा अब तुम्हें कल, ठीक है। कल यहां से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस, और इसके ये m में जो क्वाड्रेटिक मैं कह रहा हूं ना, इसके कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो हम कल करेंगे। अब आज मैंने वैसे डीपीपी दी हुई है, उस डीपीपी में थोड़े पेयर ऑफ लाइंस के जो एंगल वाले क्वेश्चंस हो वो छोड़ देना, ठीक है। बाकी तुम चाहो आज कर सकते हो, डीपीपी नंबर 8 स्टार्ट कर सकते हो, पेयर ऑफ लाइंस के ही क्वेश्चंस हैं उसमें। नहीं तो आज ये रिवाइज कर लो, कल कर लेना डीपीपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल भी कर सकते हो, राइट। मॉड्यूल भी स्टार्ट कर लीजिए। बाकी अब हमारा कल आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, जो हम पेयर ऑफ लाइंस खत्म करेंगे, ठीक है। तो केयरफुली पढ़ेंगे कल। हाँ, होमोजेनाइजेशन भी पढ़ेंगे कल हम, और फिर परसों से हम सर्कल्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर एंजॉय किया तुमने, राइट। और नया वीक आ गया है, एक असाइनमेंट मैं तुम्हें दे दूंगा स्ट्रेट लाइंस का, वो भी करिए, मॉड्यूल्स में से करिए, डीपीपी करिए, एनसीईआरटी आई होप आप लोगों ने कर ही ली होगी अभी तक डेफिनेटली, तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा धीरे धीरे। बाकी जिनको अभी थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कई लोगों को लगता है जिनकी ज्योमेट्री वीक होती है ना, कुछ लोगों की अलजेब्रा स्ट्रांग होती है, ज्योमेट्री उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो कोऑर्डिनेट में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, उन्हें लगता है उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट घबराइए मत, सर्कल तक आते आते आपको सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं बच्चों कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।